ये टर्न आप इतिहास है ना। हाँ? बच्चा कमेंट किया है, क्या आवाज नहीं जा रहा? हाँ? कमेंट तो करेगा ना, बच्चा रहेगा तब। रहने दो, ठीक है, हाइड कर दिया। चलिए ध्यान दें, हम लोग पिछले क्लास में चल रहे थे और वो हम लोग देखे थे पिछले क्लास में पूरे किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इसमें सभी लोग को याद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल विजय किया पलासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई से। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनका मेन बीच में हैदराबाद का जो निजाम थे इनके सपोर्टिंग थे और उसके बीच के पार्ट में मराठा बहुत ही मजबूत थे। तो एक सॉफ्ट टारगेट लिए और उस सॉफ्ट टारगेट के रूप में क्षेत्र कौन मिला? मैसूर। और हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों का मैसूर के साथ कितनी लड़ाई हुई? 4 लड़ाई। और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में हम लोग पढ़े कि मैसूर युद्ध में दो का फेज इंपॉर्टेंट। और आपको याद है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान। पहला में हैदर अली जीता, दूसरा में मर गया और तीसरा में टीपू सुल्तान बुरी तरह हारा और चौथा में टीपू सुल्तान मर गया। पहला में संधि मद्रास की संधि, मद्रास कब्जा कर लिया था, दूसरा में संधि और तीसरा में श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथा में सहायक संधि कर लिया गया। तो सुने, मैसूर के बाद तब हम लोगों ने देखा कि इन लोगों ने एक अलग से, जिसमें टीपू सुल्तान का कारण चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का रहा सहायक संधि। वेलेस्ली ने सहायक संधि लाया जिसको टीपू सुल्तान नहीं मान और इसी कारण चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले मान ली, तो इसी कारण से इनका यह क्षेत्र मैसूर का क्षेत्र त्रावणकोर पहले से अंग्रेजी संरक्षित चल रहा था और यह पूरे क्षेत्र में फ्रांसीसी हार चुके थे। और तब इनका ध्यान किस पर आया? मराठा। आंग्ल मराठा कितने युद्ध हुए? 3। आपको बताया था आंग्ल मराठा 3 युद्ध और 3 युद्ध के बाद हम लोगों ने देखा कि पूरे मराठा क्षेत्र पर भी इनका अधिकार हो गया। और तब हम लोग देखे कि अंतिम रूप से सिख साम्राज्य पर गए। शुरुआत में जब तक महाराजा रंजीत सिंह रहे तब तक केवल इन लोगों ने एक समझौता किया कि सतलज के उधर आप और सतलज के इधर हम। रंजीत सिंह पंजाब के पहले राजा हैं जो आप पढ़ोगे कि वो अफगानिस्तान के काबुल तक विजय करेंगे। अब रंजीत सिंह सोचो पाकिस्तान तक तो है ही और शाह सुजा के आने के बाद इतने फौर में होंगे कि काबुल तक जीत जाएंगे। अब जो आदमी काबुल तक जीते हुए हैं तो उस आदमी से अंग्रेज हिम्मत ही नहीं किया टकराने और इसीलिए इनके साथ एक संधि हुई। कौन संधि? सतलज अमृतसर की संधि। सतलज नदी बॉर्डर लाइन तय हो गया और आंग्ल और सिखों में हम लोग देखे कि दिलीप सिंह के समय लड़ाई हुई। रानी कौन थी? जिंद कौर। जिंद कौर याद है ना सबको। और 2 आंग्ल सिख युद्ध के बाद ये पूरे सिखों का साम्राज्य उनका हो गया। मुगल साम्राज्य भी उनके अंतर्गत ही चल रहे थे, मुगल सम्राट पेंशनर। सहायक संधि के द्वारा इस अवध को भी वो मिला चुके थे। अब अवध की कहानी छोटा है लेकिन दिलचस्प है। अब इन लोगों ने क्या किया? भारत में जो बड़े बड़े राजा थे या छोटे राजा थे सभी के साथ सहायक संधि करके देखते देखते पूरे भारत में साम्राज्य विस्तृत कर लिया। और अब सहायक संधि जब भी करके विस्तृत कर लिए तो राजा सहायक संधि पे दस्तखत इसलिए कर दिए कि जितना सेना हम रख रहे हैं उससे कम में अंग्रेज बढ़िया सुविधा दे रहा है, सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। अब जैसे हम बैच के एडमिशन ले ली, अब मान लो कि हमको पढ़ाने में टीचर द्वारा हम पढ़ाते नहीं, बैठ के ऑफिस में मैनेजमेंट करते, हम ही किसी दूसरे कोचिंग में जाएं और कहें कि आपके पास कितना टीचर है तो कहे कि 9 टीचर। कितना देते हैं तो कहे सबको हम 2-2 लाख देते हैं तो हम कहेंगे 9 दूनी 18 लाख। अब हम कहें कि आप ऐसा कीजिए सबको हटा दीजिए और हमको 18 लाख की जगह 8 लाख दीजिए और बैच में सबको बढ़िया से पढ़ाने की गारंटी, बच्चा सबको खुश रहेगा और आप हमारे साथ सहायक संधि करें, बाहरी कोई टीचर नहीं रखेंगे, सिर्फ हम जो पढ़ाएंगे या टीचर भेजेंगे वही पढ़ाएंगे। अगर नहीं माने तो ठीक बगल में हम कोचिंग अपना डालेंगे। मान लिया तो सही है। अब इस संधि को सहायक संधि कर अंग्रेज जस्ट वही कर, तो हम तो कह रहे हैं कि बगल में खोलेंगे, उसी ने कहता था कि सेना लेकर लड़े। अब दोनों में देखो यही है, तो ज्यादातर राजा 600-700 जो राजा हैं सब सहायक संधि कर ली और उस प्रकार जब पूरे पर अधिकार उनका हो गया तब अंग्रेज जो वेलेस्ली के बाद आ रहे हैं डलहौजी, वो सोच रहा है कि वेलेस्ली इतना किया हम क्या करें, और फिर सोच रहे हैं वेलेस्ली पागल था, हमको चाहिए ब्रिटिश वस्तु खपाने के लिए क्षेत्र, वहां पूर्ण नियंत्रण मेरा होना चाहिए। इस राजा महाराजा को क्यों छोड़ दी? ये छोटा छोटा था उसी समय लड़ लेता तो सही है। अब हम लड़ेंगे तो 600 राजा एक साथ अगर मिल गया तो बहुत भयंकर लड़ाई हो जाएगी, हमारी हार हो सकती है। तो प्लान किया कि ऐसा करो कि एक बार में सब न लड़े। तो देखा कि कई ऐसे राजा हैं जिसका बेटा नहीं, तो कहा कि हम व्यक्तिगत का सिद्धांत ला रहे हैं, उसी को ठेठ में हड़प नीति का। कहा कि जिस राजा को बेटा नहीं है बस जी लीजिए, बेटा मरा तो मतलब आप गोद लिए हुए बेटा रखे हुए हैं तो आप मरे, तो गोद लिए हुए वाले को हम कुछ नहीं देंगे, आपकी पूरी साम्राज्य हमारे अधीन हो जाएगी, सहायक संधि खत्म। अब इसी फेर में कई लोग पड़ गए, जिसमें आप खुद देखे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन है? धोंदूपंत नाना साहब। अब वो कह रहा है गोद लिए हुए के वैल्यू नहीं। लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर जी डेथ किए हैं, वो कह रहा है कि अब सुन लो अपना बेटा भी है और अगर वो मरने समय 18 साल के नहीं है तभी छीन लेंगे, तभी नहीं कि तुम 18-16 साल में इंतजार कौन करेगा। तो इसीलिए अब एक तो बेटा होना चाहिए, अगर बेटा है भी तो जब तक बेटा 18 साल का नहीं है उसके पिता को मरना नहीं चाहिए, पहले मर गया तो और छीन लेंगे। अब ये सब ऐसा नीति लाया तो राजा सब हड़कने लगे कि भाई आज चलो कुछ राजा खुश भी है, जाने तो हमारा तो 5-6 बेटा है, कुछ बड़ा भी हो गया, कई राजा खुश भी है कि हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी बीच में डलहौजी का सबसे ज्यादा ध्यान अवध पर था और वो देख रहा है कि मेन जगह है मेरा दिल्ली जाने का, इससे काहे के लिए सहायक संधि किया? ये एकदम अपना होना चाहिए था, पर्सनल होना चाहिए था, क्योंकि अवध बनी यूपी मुख्य जनसंख्या का बेल्ट है, वहां हमको सबसे ज्यादा बिजनेस करना है। अब अवध में स्थिति है कि उसका पुत्र है, तो डलहौजी झूठ मूठ के कहा कि अवध में शासन ठीक से नहीं हो रहा और कुशासन के आधार पर इसको खींच लिया कि इसीलिए आपको हटाया जाता है। तो अब राजा सब लोग चिंता में आ गए, ये कौन बात हुआ? पहले कहा कि बेटा नहीं है तब छीनेंगे, अब इसका बेटा है तो कह रहा ठीक से राज नहीं कर रहा इसीलिए छीन ले रहा है। ये तो जबरदस्ती छीनने का एक प्रोसेस होगी। अब हम ही किसी को कहे सहायक संधि, अब कर लेके ठीक है सर आप ही पाई 8 लाख, अब फिर उस सब हमको 8 लाख देते भी रहे, अब तभी हम एक दिन कहे कि आप ठीक से कुर्सी पर नहीं बैठते इसलिए हम हटा रहे हैं, हम अपना करें, तो ये तो कहीं ना कहीं बदमाशी हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर देखोगे डलहौजी किया और एक पृष्ठभूमि तैयार होगी, पूरे राजा इंतजार में रहेंगे कि कब अंग्रेज को हम लोग मारे, लेकिन अकेले हिम्मत भी नहीं, इंतजार में कि कोई रहे बहादुर तो हम भी पीछे से लग जाए। अब उसकी कड़ी 1857 में शुरू होगी। अब यहाँ पे 2 चीज आज के क्लास में पढ़ेंगे, एक अंग्रेज न केवल इतना बल्कि यहाँ जिस समय अंग्रेज लगातार क्षेत्र को जीत रहे थे इधर नेपाल के भी जो हमारे बहादुर लोग गोरखा सेना जिसको कहते हैं, अब गोरखा थे छोटा लेकिन वीरता में बहुत ज्यादा थे और इसीलिए जिस समय अंग्रेज इन क्षेत्रों का विस्तार कर रहे थे, महाराणा रंजीत सिंह का क्षेत्र छीने, उस समय ये गोरखा लोग उत्तराखंड पर भी लगभग कब्जा कर लिए, सिक्किम के क्षेत्र में अरुणाचल तक थोड़ा पहुंच गए। अभी नेपाल देखते देखते था यहीं तक, लेकिन जब अंग्रेज जीत रहे तो ये भी उत्तराखंड तक पहुंचा हुआ है, सिक्किम के क्षेत्र तक पहुंचा हुआ है और धीरे धीरे नीचे भी पहुंच रहा है। अब अंग्रेज की मजबूरी हो गई कि नेपाल से लड़ना होगा। नेपाल
एकमात्र इधर देश है एशिया में जो किसी के अधीन नहीं हुआ। अब अधीन नहीं हुआ, सोच लो इसके गोरखा इतना इंपॉर्टेंट। दूसरा अधीन नहीं होने का एक और कारण है, अंग्रेज जीतेगा भी तो केवल अपना सीमा बना लेगा कि दे दो, कहेगा तुम लोग रहो आराम से। कारण उस समय इनकम भू राजस्व से होते थे और अंग्रेज देखा कि नेपाल में खाली पहाड़ ही पहाड़, वहां खेती ठीक से होगा नहीं, तो देखा कि 9 का लकड़ी और 90 खर्चा, कहा कि तुम ही लोग रहो, हम इतना लड़ाई लड़े, बदले में क्या मिलेगा, तो इनकम कुछ नहीं। यहाँ जमींदारी पत्थर लगाएंगे तो जमींदार पत्थर चुन चुन के थोड़े देगा, और इसीलिए हमको कोई बेनिफिट नहीं है, तो नेपाल को उसने गुलामी नहीं बनाया। अब नेपाल के बाद तब पहले नेपाल पढ़ाएंगे आज, तब पढ़ोगे इस साइड में इंपॉर्टेंट देश बर्मा, पीगू क्षेत्र, अराकान क्षेत्र और मध्य क्षेत्र, 3 भाग में बर्मा होगा, जो मानचित्र से समझाएंगे, मैपिंग समझना है। और यही 2 संधि आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेपाल के समय इनकी सुगौली संधि 1816 और बर्मा के समय यान्डूब संधि 10 साल जोड़ोगे 1826, 2 डेट अंतिम में तुमको बांधेंगे ना, तो सब जैसी संधि सब एक साथ करेंगे तो एक संधि बीपीएससी में सीधे रहेगा। युद्ध सब एक साथ पढ़ोगे, जितना बंधाएगा बस वो खाली डेट फेट से जो चिंता है वो भुला जाओ, जहां डेट अति आवश्यक होगा वही तुमको रखवाएंगे, बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट थीम है वो एक साथ करो, वो बंधन जहां है तो सही। अब नेपाल में इसलिए बताया संधि कौन है, सुगौली। सुगौली कहां है, पूर्वी चंपारण, बिहार के पूर्वी चंपारण में। अब सुगौली संधि के लिए इनकी लड़ाई वगैरह सब चीज समझाएंगे कैसे क्या है, तो वो तमाम चीज अभी चलेंगे। पहले आपका हम देख ले, इसमें आपका सबसे पहले 1857 विद्रोह या विदेश नीति है, पहले अवध आपका लगता है पिछला क्लास बचा हुआ है, उसके बाद किसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लिखाना है, अच्छा, और उसके बाद अवध पढ़ना है। अवध के बाद आज 1857 का विद्रोह पढ़ना है, और 1857 के विद्रोह के बाद तब हम लोग देखेंगे अंग्रेज और नेपाल, फिर देखेंगे अंग्रेज और म्यांमार बर्मा, और तब देखेंगे अंग्रेज और अफगानिस्तान। पड़ोसी से सबसे अच्छी बात क्या है, अगर बीपीएससी के 5 साल का क्वेश्चन ट्रेंड देखो तो एक क्वेश्चन खाली 3 ही जगह में आ रहा है, नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान, हर साल एक क्वेश्चन। एक बार सुगौली पूछ लिया, एक बार बर्मा युद्ध पूछ लिया, एक बार देखिए अफगानिस्तान का पूछ लिया, हर बार का क्वेश्चन आ रहा है। तो केवल विदेश नीति वाला से एक क्वेश्चन तुम्हारा कंफर्म। तो अभी एक पूरे पढ़ने का काम पहले करो, फिर लिखने वाला काम एक साथ। तो अभी पूरे सुनना है, नहीं तो तुम लोग अंतिम आते आते फिर पूरा सुन नहीं पाता, तो इसलिए आज पहले टारगेट ले रहे हैं अवध, अवध से सुनना है, अवध पूरा पढ़ा लेंगे, फिर नेपाल, फिर बर्मा, अफगानिस्तान सब हो गया, तब लिखने वाला काम, समझ रहा ना, तो इसलिए तब सही होगा, नहीं तो तुम लोग फिर लास्ट पहुंचो नहीं करता है। चलो सुनो, अब पहले ध्यान से समझिए, अब कलम रख दो, ये तो पता चल गया कि 1 घंटा सुनना है, तो स्थिर से सुनो। अब खूब आराम से सुनोगे तो बस क्लियर होते चला जाएगा। देखिए प्रयास करेंगे कि आपको पूरी बात दिमाग में एकदम बैठ जाए और तब लिखने की प्रक्रिया हो जाए। आज इतना होने के बाद तब सुन लीजिए, उसके बाद कल का क्लास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, और तब बस उतना के बाद गांधी। 2 दिन गांधी में लगेंगे, गांधी आजाद करा देंगे 47 तक, तभी वो गांधी विदित करते हैं, और तब उसके बाद एक दिन क्रांतिकारी मिलेंगे, क्रांतिकारी जितना है ना वो एक साथ पढ़ाएंगे, वहां से एक प्रश्न बनता है, और तब क्रांतिकारी के बाद एक दिन का क्लास और रहेगा जिसमें छोटे छोटे नारा, स्लोगन कुछ और है, वो सब छोटे चीज को वाइंड अप करेंगे, खत्म। तो आपका मॉडर्न गिनती में 4 से 5 दिन, समझ रहे हैं, इस स्पीड में रहेंगे तो गिनती में 4 से 5 दिन है, मॉडर्न पूरे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम अपने ध्यान दीजिए, हम टारगेट से अपना पा लिए हैं कि 31 तक कोई भी विषय बचा नहीं रहेगा, बोला जाए। हाँ, आर्थिक और धार्मिक और सामाजिक, वो भी आपका एक क्लास लेंगे और उससे एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा, बात समझिए। सामाजिक आर्थिक धार्मिक जो है ना, उससे एक क्वेश्चन गारंटेड है, निश्चित रहना, तो सब सेक्टर निश्चित है, तो उस पर भी वर्क करेंगे। वो जितना लिखा है बस इतना ही हम जान रहे हैं कि चूंकि हम अपने जो रूटीन को सिस्टमैटिक किया ना, तो उसके अनुसार से हम यही पा रहे हैं कि 27 के बाद सभी बैच को बंद रख रहे हैं, और आज तो ये थोड़ा झांकी है, हम 8 से ही 4 हैं लगातार, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए वो बस हमारे साथ 5 दिन फुल गया, फुल स्लेटर वाला इंजन बैठेगा ना, और दिल्ली नहीं, हम लंदन तक पहुंचा के छोड़ते हैं, दिल्ली तो बहुत नीचे पहले ही आ जाता है। तो इसीलिए सिलेबस वगैरह का हम पहले ही बताएंगे, हमको चिंता नहीं है, हम कहीं नहीं सुनते, चूंकि कारण है दिन भर बिना गैप खड़े रहने की आदत, कोई गैप भी हमको नहीं चाहिए, हम 12 घंटा नॉन स्टॉप रह सकते हैं, कोई गैप नहीं चाहिए। तो हम अपने शरीर को उसके अनुसार से डेवलप किए, उस अनुसार से बॉडी डेवलप है, तो इसलिए बिना गैप का वो कोई व्यक्ति में नहीं रहेगा कि जनरली 12 घंटा नॉन स्टॉप रह सके, क्योंकि हम लोग उस पैटर्न पे डेवलप कर ली, तो इसके कारण कहीं कोई समस्या भी नहीं होती कि आज 8 घंटा रहे, 10 घंटा रहे, तो नॉर्मल फिनोमेनन। तो इसमें तबियत खराब है, तबियत खराब है, या मना रहा है कि तबियत तो खराब ना होता, ऐसा नहीं सब रहे, चला तो सब बीमारी पड़ा के रख देंगे। ध्यान दे, मना रहा है कि तबियत तो खराब है, कोई दिन ना हुआ, तो ये सब तो बीमारी पड़ा देगा। चलो ध्यान दें, तो खैर अब सुना जाए, अब हम लोग स्टेप सुनते हैं। अवध के लिए थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है वो सुन लो। अवध एक यूपी का सेक्टर, लखनऊ जो देख रहे हो, अवध के नवाब माने लखनऊ के नवाब। ये अवध क्षेत्र में ट्रेडिशनल जीके जब पढ़ोगे तो यहीं के राजा महाराजा जो थे कथक नृत्य के बड़ा प्रिय थे। उत्तर भारत में कथक नृत्य जो देख रहे हो, अवध के राजघराने में नाच गान खूब चलता था। और ये कथक नृत्य जो देख रहे हैं, नृत्य 2 तरह का, ये जो देख रहे हो ये भारत की सांस्कृतिक नृत्य, और इस नृत्य का एक खास नियम कानून था, ये बिना नियम का नहीं, बाकी कई बिना नियम वाला सब ऐसे चलते रहता है। इन नियम कानून के जो नृत्य हैं उसमें कथक का डेवलपमेंट करने में अवध की अहम भूमिका, और अवध क्षेत्र यूपी का सेक्टर है, और बंगाल जीतने के बाद दिल्ली जाने में अंग्रेजों को इस रास्ते से होकर जाना था। अवध का जो निर्माण है उसमें हम लोग देखें, अकबर 2 सूबा, बिहार को भी एक राज्य बनाया, आप पढ़े हैं, कैमा नंबर बरहमा। उसके बाद अकबर दक्षिण भारत भी जीता तो 3 और, अकबर के कुल 15 सूबा, जिसमें बरहमा सूबा बिहार। अब इसमें ध्यान दीजिए, अकबर ने अवध को भी अपना एक राज्य बनाया। लोधी समय से ही अवध एक इंपॉर्टेंट जोन बन रहा था। बिहार स्पेशल में आपने सुना कि अवध के नवाब ही देखते देखते बिहार तक कब्जा किए। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझें, अकबर के समय कंप्लीट इसके एक सूबेदार बनने लगे, और उसी सूबेदार में एक मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला बादशाह कहते, इनके समय अवध के सूबेदार सआदत खां बने। और सआदत खां जो सूबेदार बने तो मोहम्मद शाह को बहुत मतलब बाकी जगह से नहीं रहता था, इसीलिए इसके समय नादिर शाह का आक्रमण भी हुआ। और ये जो देख रहे हो सआदत खां, ये सआदत खां को अवध साम्राज्य के संस्थापक कहा जाता है, और इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद अयोध्या को बनाया। तो देखिए अवध की राजधानी कहां है, अयोध्या। अयोध्या का पहले नाम क्या था, फैजाबाद। और ये अवध के संस्थापक कौन है, सआदत अली खां, ये अवध के संस्थापक हैं। किसके समय सूबेदार बने, मोहम्मद शाह के समय सूबेदार बने। अब मोहम्मद शाह के समय से ही लगभग इस समझो उनके सूबेदार भी है, लेकिन जस्ट एक स्वतंत्र, वहां से अवध के इनकम का जो इच्छा है दे दिया, इधर से दिल्ली से कुछ नहीं बोला जा रहा। अब जब यहाँ पे दिल्ली में शासक बने अहमद शाह, अब शासक जब अहमद शाह हैं तो उस समय सआदत खां के बाद अवध के नवाब कौन बने, सफदरजंग। सफदरजंग इतने योग्य थे, इनका मूल नाम अबुल मंसूर खां है, अबुल मंसूर खां है। और मुगल बादशाह, यही हम लोग नाम सुने, कौन, अहमद शाह। अब ये जो देख रहे हो अहमद शाह जो है, इन्होंने सफदरजंग को सोचो कहे कि तुम हमारे सुरक्षा में आ जाओ, इतना समझदार है कि कह रहा है कि हमारे सुरक्षा में आ जाओ, सफदरजंग पूरे अवध को किसी को दे दो, अपना लेगा, तुम ही वहां का नवाब, और मेरा वजीर भी तुम ही रहो। और इसीलिए सफदरजंग एक ऐसे नवाब बने अवध का, जो अवध के साथ साथ दिल्ली फुल कंट्रोल उन्हीं के कब्जे में है, और दिल्ली में बहुत ही बढ़िया सामाजिक काम की। इसलिए आज तुम दिल्ली में जाओगे तो इस सफदरजंग के नाम से कई सामाजिक वर्क भी तुमको मिलेगा, सफदरजंग
अस्पताल, सफदरजंग का रोड। अभी सफदरजंग है अवध के नवाब, लेकिन दिल्ली के मुगल बादशाह के वजीर बने और इन्होंने दिल्ली में भी कई काम किया और इसलिए सफदरजंग काफी नाम कमाए। सफदरजंग के बाद तब अवध के नवाब कौन बने? शुजा-उद-दौला। और यही शुजा-उद-दौला है जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अली गौहर को अपने यहाँ रखते थे। ये देखो, मुगल बादशाह सफदरजंग को दिल्ली रखते थे और शाह आलम ये उनको कहते थे कि आइए यहीं रही, हम देख लेंगे वहां। मुगल बादशाह अवध के ही समझो कि इर्द गिर्द चल रहा, तो सफदरजंग दिल्ली रह के हिफाजत किए और शुजा-उद-दौला अवध में ही रह के उनको सुरक्षित किए और शाह आलम द्वितीय इन्हीं के यहाँ रहते थे और उसी में भाग के नवाब पहुंचे थे मीर कासिम और बैठकी लग गई। बैठकी याद है सबको? और तीनों मिलकर प्लान किए और प्लान करने के बाद हमला किए और उस लड़ाई में शुजा-उद-दौला की हालत को देख लिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि से इनकी हालत खराब हो गई, इन्हीं के इलाहाबाद और काला क्षेत्र को छीन लिया गया। युद्ध हर जाने में भी काफी रकम लगाया गया। शुजा-उद-दौला का मिजाज बक्सर युद्ध के बाद जस्ट एक नवाब जैसा, लेकिन अभी भी स्वतंत्र। अब शुजा-उद-दौला के बाद जो हम लोग देखें, यहाँ पर अब एक मेन आ रहे हैं, इनका नाम है आसिफ-उद-दौला। और आसिफ-उद-दौला ने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ बनाया। तो ये जो टर्निंग होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो आसिफ-उद-दौला शुजा-उद-दौला के बाद बने और इन्होंने अपनी राजधानी को कहां लाया? फैजाबाद से लखनऊ। और तब सादत अली जो देख रहे हैं, ये पहला है जिन्होंने 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया कि अवध में अंग्रेज की सेना देखभाल करेगी, हम लोग जस्ट एक नवाब होंगे, प्रशासनिक विदेशी काम जो भी होगा अंग्रेजों से पूछ के करेंगे। अब देखो, सहायक संधि का मतलब है कि तुम्हारे यहाँ फ्रांसीसी आए, डच आए, तो हमसे बिना पूछे कुछ नहीं करना। कोई लड़ाई करना है तो हमसे पूछो, हम कहेंगे तब लड़ो, हम साथ देंगे। अपने से लड़ने गया तो तुम समझो, लड़ाई हो रहा है तो मीटिंग बुला के तुम समझौता नहीं करो, हमसे पूछो, हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, बेसिक हो जाएंगे कि कर लो तब करना। अब इस सहायक संधि आपसे पूछा जाएगा कौन किए? सादत अली। और बस सादत अली 1814 में मरे और इसके बाद यही है वाजिद अली शाह। इनका नाम मेन ध्यान रखना, अंतिम एक नाम आपको बोलेंगे, ज्यादा नाम है नहीं, सिर्फ 6 नाम आपको ध्यान रखना। अब देखिए, वाजिद अली खां यही मेन 14 से 56 बढ़िया से चल रहे थे। यही वाजिद अली खां की पत्नी कौन है? हजरत महल। हजरत महल इनकी पत्नी और इनके बेटा का नाम है विरजिस कादिर। और विरजिस कादिर इनके बेटे हैं और हजरत महल इनकी पत्नी है। बेटा अभी बहुत बड़ा नहीं। और इस समय वाजिद अली बढ़िया से ही शासन कर रहे हैं, लेकिन लॉर्ड डलहौजी का एक ही दिमाग, कितना साम्राज्य को अपने में खींचे। और इसीलिए 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अवध में ठीक से शासन नहीं हो रहा है, इसीलिए वाजिद अली खां अब अवध नहीं रहेंगे, हम पेंशन देंगे, कलकत्ता जाइए। और जान के जगह चेंज क्यों करते थे तो आप समझ ही रहे हो, ताकि गुटबाजी नहीं करे। और वाजिद अली खां को पेंशनर बना के डलहौजी कलकत्ता भेज दिया। और वाजिद अली खां से ज्यादा बहादुर उनकी पत्नी हजरत महल रही। हजरत महल जो है कह उसके कहने से कलकत्ता जाएंगे, मेरा ही पुश्तौनी चीज है, क्यों ले लेगा? आपको जाना है जाइए। अब सोचो, वाजिद अली कलकत्ता गए हैं और हजरत महल नहीं गई। हजरत महल भीड़ में पब्लिक के पास गई कि आप लोग क्या कहते हैं, हम आप लोग के हेड। जनता क्या कहेगी? जनता अंग्रेज का बोलेगी। जितने मुस्लिम लोग थे, हिंदू लोग थे, कहे कि अपना बेटा क्या नवाब बनाइए, आपके हस्बैंड नहीं साथ दे रहे तो जाने दीजिए कलकत्ता, बेटा को नवाब बनाइए और आप संरक्षिका बनिए, उम्र अभी 18 नहीं, और हम लोग आपके साथ। और देखिए, डलहौजी ने वाजिद अली शाह को पेंशनर बना के कलकत्ता भेज दी। जनता ने विरजिस कादिर को लखनऊ का अवध का नवाब बना दिया और बेगम हजरत महल कह रही है कि हम संरक्षिका हैं। अब डलहौजी कहेगा कि ये सब क्या कर रहा है तुम लोग, हम पेंशन दे रहे हैं, हटना है, हटेंगे नहीं। और इसी का इंतजार था कि कैसे मारे। तो उसी में 1857 का विद्रोह होगा। तो आप सारे लोग समझ गए, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन होंगे? बेगम हजरत महल। देखो, कोई लड़का बेगम हजरत महल तो पढ़े रहता है, लेकिन ये पूछा जाए कि बेगम हजरत महल के पति कौन थे, वो कम लोग को मालूम रहता है, वो लोग सीधे बस इतने। अब बेगम हजरत महल किसका संरक्षिका बने? हाँ, अभी नाम जो विरजिस कादिर देख रहे हो, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। और इनके पति वाजिद अली मर गए नहीं, कलकत्ता गए, और एक कलकत्ता गए हैं और ये मोर्चा धरे हुए हैं। और इसीलिए 1857 के विद्रोह में इनका नाम मेन है। तो देखिए, 1857 के विद्रोह की एक भूमिका आप देख लिए। एक व्यक्ति कानपुर में तैयार हो गए, नाना साहब, और दूसरे व्यक्ति लखनऊ में तैयार हुए। अब दोनों के कारण तो क्लियर हो गया आपका। अब ध्यान से समझे तो एक बार हम लास्ट वार्म अप कर रहे हैं, उम्मीद है कि पूरा क्लियर हो जाएगा। सुनेंगे जरा ध्यान से। अवध यूपी का सेक्टर, और यूपी सेक्टर एक महत्वपूर्ण समतल मैदान का क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि है और बंगाल से दिल्ली जाने के मुख्य रास्ते पे अंग्रेजों का मेन ध्यान वहां है। लेकिन उस समय अवध के जो नवाब बन रहे थे उन लोग भी मजबूत स्थिति में, इतने मजबूत है कि मुगल बादशाह को इनका शरण लेना पड़ रहा है। मजबूती इतनी है कि मुगल बादशाह इनके शरण। और आपसे कहा जाए कि अवध साम्राज्य के संस्थापक कौन है? सादत खां। अब सादत खां जो देख, इसके पहले भी अवध बना हुआ है, ये नहीं समझना कि अवध के संस्थापक में नहीं। हाँ, बोला जाए, दिल्ली मुगल बादशाह लाल किला में रह रहा है। दिल्ली जो है ना, लाल किला उनका किला है जहां मुगल बादशाह रह रहे हैं। और ध्यान दो, डलहौजी इन्हीं को फिर चिट्ठी देगा और बहादुर शाह को कहेगा कि लाल किला बहुत बड़ा है जी, तो हाँ, हमारे पूर्वज लोग बनाए। तो ऐसा कीजिए, आप मरने के बाद अपने परिवार को कुतुब मीनार में शिफ्ट कर लीजिए और लाल किला दे दीजिए, अंग्रेज लोग रहेगा। इतना बड़ा में रह के आप क्या करें? बात समझ रहे ना? तो उसके कारण भी भूमिका बन रहा है। हाँ, हजरत महल को तो बता ही रहा है कि कलकत्ता में है, हजरत महल वाले जीवित है। हाँ, जीवित है, मरे नहीं है। और वो केवल है कि वो पेंशनर है, तो देख रहे विद्रोह में रहेंगे तो वहां पेंशन बंद करे। और वो नहीं चाह रहे विद्रोह, तो जनता पब्लिक में चाह दिया बेटा को कि बस आप इधर से शुरू। अब यहाँ पर जो देखो, दिल्ली सेंटर है किसका? लाल किला। और लाल किला में दोनों इंपॉर्टेंट बात। अब तुम सोचो कि मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, और उसको डलहौजी क्या कह रहा है कि आप जीते जी शिफ्टिंग कर लीजिए पूरे परिवार से कुतुब मीनार वाला। वहां भी देखे हैं, मकान 10-12 रूम है। इतना लाल किला वाला जो देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग का ऑफिस होगा, हेड का हम लोग का जो आते हैं गवर्नर होंगे, वो सब बैठेंगे। आप छोड़ दीजिए, क्यों? ये हेड का सेंटर है। एक तो आधा उसका सही मूड खराब कहता है हमको शिफ्ट होने के लिए, और दूसरा रहे सहे लॉर्ड कैनिंग पूरा कर देगा। जो कहानी पढ़ोगे तो कैनिंग सचमुच इनको पूरे परिवार सहित निकाल दिया और शिफ्ट अबर यहां नहीं किया कुतुब मीनार, सीधे बर्मा रंगून भेज दिए कि इंडिया में भी रहेगा तो पॉलिटिक्स करे। इसको बर्मा भेज दो जहां कोई मुगल बादशाह का राज नहीं चलता। वो लोग भेजने में ऐसा तेज थे कि ऐसा जगह भेजते थे जहां पहचानने वाला कोई नहीं है, तो उसके कारण गुटबंदी नहीं करे। तो अब 1857 के विद्रोह में दोनों बात आता है, मुगल बादशाह को कुतुब मीनार भेजने वाला डलहौजी है, अब बर्मा भेजने वाला कैनिंग है। तो दोनों की बात आप सुनोगे। तो अभी हम लोग देखें, एक नजर सुनेंगे। अवध साम्राज्य के संस्थापक सादत खां, सादत खां के बाद सफदरजंग, सफदरजंग दिल्ली में वजीर बना। सफदरजंग के बाद शुजा-उद-दौला, और शुजा-उद-दौला के बाद के समय बक्सर का युद्ध हुआ। मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय, वो इसी के यहाँ रहता था। अब तीन नाम तो सबको याद होगा, सब तीनों सये से, सादत खां, सफदरजंग और शुजा-उद-दौला। ये तीन नाम नहीं याद हो गया? अवध के संस्थापक सादत खां, उसके बाद सफदरजंग, उसके बाद शुजा-उद-दौला। बक्सर युद्ध किसके समय? शुजा-उद-दौला। अब शुजा-उद-दौला के बाद हम लोग देखें कि राजधानी चेंज होगा। आसिफ-उद-दौला, सादत अली और वाजिद अली खां, बस 6 खत्म है। उधर फिर से मिलाओ, पहला सादत खां,
दूसरा नंबर सफदर जंग और तीसरा सुजा उद्दौला। इधर आसिफ उद्दौला राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाया, इसीलिए लखनऊ के नवाब का इन लोग का फेवरेट डिश था बिरयानी। वही जो बिरयानी लखनऊ का देख रहे हो नवाबी बिरयानी, इन लोग का ही मेन कहां उदय किया, इन लोग का मेन डिश में शामिल। अब इसके बाद आसिफ उद्दौला के बाद सआदत अली, तो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। आसिफ उद्दौला राजधानी चेंज किया फैजाबाद से लखनऊ, फिर आसिफ उद्दौला के बाद सआदत अली पहला अवध का नवाब है, सहायक संधि पर दस्तखत किए। और ये लास्ट अंतिम कौन है? वाजिद अली शाह। और वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब है, जिनको डलहौजी कुशासन के आरोप में अवध में मिला लिया और इनको पेंशनर बना के कहां भेजा? कलकत्ता। इनके बेटा विरजिस कादिर को नवाब कौन बनाया? जनता नवाब बनाई। और संरक्षिका कौन बने? बेगम हजरत महल। और उससे फिर विद्रोह चले। बोलिए अवध क्लियर है सबका? अब अवध के बाद बहुत महत्वपूर्ण हम लोग चल रहा है, जिसका नाम होगा 1857 का विद्रोह। सुनो, अब 1857 बिहार स्पेशल में बिहार का पढ़ चुके हो। अब इसमें पीर अली, कुंवर सिंह, इसका नाम तो डिटेल से पढ़े हुए। अब इसीलिए आपको पीर अली के समय आपको याद होगा, पुस्तक विक्रेता पटना के कमिश्नर कौन है? टेलर याद है ना सबको? इधर दानापुर के कैमा रेजिमेंट, हाँ 7वां 8वां 9वां भी, तब 10वां 42, हाँ अब ध्यान दीजिए 7वां 8वां और 40वां तीनों रेजिमेंट यहां से कहां पहुंचा? जगदीशपुर। और वीर कुंवर सिंह वहां से नेतृत्व करके उनकी कहानी पूरा सुन चुके हैं, तो इसमें वीर कुंवर सिंह थोड़ा नहीं करेंगे, अब बाकी जितने हैं उसको डिटेल करेंगे। ध्यान दीजिए, तो 1857 का विद्रोह, ध्यान से सुनो। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इस समय ब्रिटिश पीएम कौन है। जल्दी बोलिए, क्वेश्चन इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश पीएम कौन है? पाम अस्टर्न। इस समय भारत का गवर्नर कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, अब सुनेंगे जरा ध्यान से। देखो पहले एक राइफल चलते थे और वह राइफल को लॉर्ड कैनिंग हटा दिया और एमहर्स्ट राइफल की जगह उसने नया एनफील्ड राइफल लाया। और एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे उसमें जहर के कुछ अंश दिए गए थे कि जिसको गोली मार दे उसके शरीर में जहर रहे और वो मरे। क्योंकि पहले राइफल से क्या था? गोली चलाए तो गोली लग भी गया तो भाग गया, गोली निकलवा के जिंदा रह गया। तो अंग्रेज कहे कि राइफल दो तरह का रखो, विशेष राइफल जिसमें मारना आवश्यक है तो हाँ एनफील्ड चले। और एनफील्ड हमारे कुछ बटालियन के पास होगा, वो फायर किया मतलब जिसको लगा वो मरना है उसको निकाल भी देगा तो जहर फैले। अब गोली में कारतूस में जहर का कुछ अंश है तो उसके ऊपर चर्बी का एक लेयर दिया कि भाई चर्बी रहे, छोड़ते समय इसको काट देगा दांत से, और जहर का अंश थोड़ा आगे है पीछे काट दिया, हटाया, छोड़े, कोई दिक्कत नहीं। अब उस समय एक अफवाह उड़ा कि अंग्रेज बदमाशी कर रहा है। क्या? तो इसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी। दूसरा बदमाशी कर रहा है कि हम लोग को जो आटा देता है उसमें जानवरों की हड्डी का चूर मिला के साथ में पीसता है ताकि ताकत आए और मेरे लिए बढ़िया से लड़े। अब जो रास्ते में गाय भैंस मरते हैं उन गाय भैंसों का जो हड्डी है उसको गेहूं के साथ पिसवा देता है। अब जस्ट लाइक उसको एक अफवाह कहेंगे। अफवाह क्यों है अफवाह? क्योंकि अब कई बार कैसे होता है, गांव में सुनते हो कि किडनी निकालने वाला है, अब उसको लोग मारना शुरू कर दिया। अब किडनी निकालने वाला है और उसको लोग मार रहा है तो सोचना तो ये ना होगा कि उसके पास किडनी निकालने के लिए क्या है, तो कहेगा कि देखो चाकू निकला, झोला निकला। तो अब तुम ही बताओ, किडनी कोई ऐसा ऑर्गन है कि चलते फिरते किसी का चाकू से निकाल ले और काम करेगा? किडनी के लिए विशेष स्थिति है, विशेष टेंपरेचर है, निकलेगा भी तो उस टेंपरेचर में रखना होगा। अब इसको गांव वाला को कौन समझा? वो तो बस धर लिया कि किडनी वाला है तो बेचारा अपना किडनी उसका निकाल देंगे। और यही अफवाह के फेर में अंग्रेज पड़ गए और अंग्रेज को भी चारों तरफ होने लगा कि इसमें जो कारतूस है चर्बी है गाय सुअर का। चूंकि है क्या, ईसाई लोग के बाइबल में लिखा है प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए, यानी तुम जितना चीज दिए हैं ईश्वर ने वो तुम्हारे लिए है, हर चीज खाओ तुमको पचेगा। बाइबल कुछ भी मना नहीं करता, बाइबल इसलिए कहता है गाय खाओ भैंस खाओ, जो तुमको सांप मिले सांप खाओ, उसका भी अचार खाओ तुमको पचेगा। क्यों? प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए। अरे ऐसे ही तुम सुनता है कि चीन में चमगादड़ का जूस पिलाता, सो पिलाता तो चमगादड़ क्या कीड़ा मकोड़ा जो मिलता है सब तुम्हारे उपभोग के लिए। ईसाई धर्म में वर्जित नाम का कुछ नहीं। मुस्लिम धर्म में आओगे तो होगा कि हमने सब चीज तुम्हारे लिए बनाया है, लेकिन कुछ जीव बनाए हैं जो गंदगी खाएगा वो छोड़ के बाकी खाना। इसीलिए मुस्लिम धर्म में सुअर नहीं खा सकते, कुत्ते नहीं खा सकते, जो गंदगी जीव खाते हैं मुस्लिम धर्म में नहीं खाएंगे, बाकी सब चीज खाएंगे। हिंदू धर्म में होगा कि थोड़ा 1.5-2 किलो उससे ऊपर नहीं खाते, छोटा वाला चलेगा और रेंज बढ़ गया तो एकदम छोड़। तो हिंदू धर्म थोड़ा ज्यादा लोग भावुक हो जाते हैं जब वजन 2-3 किलो से ज्यादा हो जाता है। कम वजन में है तो हाथ तक क्रूर रहते हैं, खींच देते हैं। बात समझिए, तो वजन का खाली फेर है। तो अब इसमें आप बचपन से आपने जो सीखा है उसके अनुसार से आपका सॉफ्टवेयर बैठा हुआ है। आपको कहा जाए सांप के अचार, भोजन में देख के कहेगा सांप के अचार है, तो जो खाना पड़ता है वही छोड़ के भाग जाओ। कारण बचपन से आपने कभी सोचा भी नहीं कि उसको खाने वाला चीज, जो बच्चा शुरू से टेस्ट किया कि व्हाट इज दिस, तो ये जो है तुम्हारा सांप का अचार, तो ऐसा है, तो उसको खोजेगा खाने से। और यही चीज देखो विदेशों में है, ईसाई देशों में है, तो भारतीय लोग यही कह रहा है कि अंग्रेज ईसाई है कुछ भी खा जाएगा और ये अपना फेर में हम लोग को भी बैठा देगा। इसके लिए तो कोई मायने नहीं रखता। और उस समय धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है कि धर्म से ऊपर कोई नहीं, धर्म से बड़ा कोई नहीं है, हम धर्म का नाश नहीं होने देंगे। और इसीलिए जब लॉर्ड कैनिंग के समय अफवाह उड़ा कि भाई इसमें सुअर की चर्बी है, तो हमारे बैरकपुर छावनी जो बंगाल में है उसके 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही हैं मंगल पांडे, और मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के जो सिपाही हैं उनको कहा गया एक अंग्रेज के द्वारा कि पांडे जी जरा पानी पिलाई। मंगल पांडे कहा कि हम खुद पांडे जी जरा पानी पिलाएं, तो उसने कहा कि आपका कुल पंडित खत्म होने वाला है, कुछ दिन में एक ऐसा राइफल आएगा जिसको दांत से काटिएगा तो मैं गाय सुअर की चर्बी, तो समझ में आएगा कि कौन जी हम है। हाँ हाँ ध्यान दीजिए, तो उधर से मतलब नहीं है, मेन हम लोग को सीधा सीधा में ही सिस्टम है। अब ध्यान दीजिए, ओ ध्यान दे, अब उसके कारण सुनेंगे, अब उसके कारण हम लोग जरा ध्यान से सुने। अब मंगल पांडे को जब कहा गया तो मंगल पांडे अपने जो सार्जेंट हैं, कर्नल हैं, सीधा उनसे पूछने चले और कहे कि भाई क्या सचमुच इसमें चर्बी है? तो इन लोगों ने कहा कि फौज में मौज कहा, जो है जो करना है। उस समय धर्म से बड़ा कुछ नहीं था और मंगल पांडे ने अपने ही लेफ्टिनेंट और कर्नल, एक बाघ और दूसरा कौन है, हीरोज, मेजर हीरोज है और कर्नल बाघ है। सोचो इतने ऊंचे पद पर है, लेफ्टिनेंट है और लेफ्टिनेंट बाघ को गोली मार के हत्या कर दी। और यहीं से विद्रोह की एक बिगुल बजी। जब अब लेफ्टिनेंट जैसा पद का आदमी मारा गया, अंग्रेज सोचा भी नहीं था कि इतना फौज में कोई भारतीय आए, और गए बस अचानक दे दी। और यही 29 मार्च 1857 को विद्रोह का बिगुल बजाए। अंग्रेज भी कितना फौर में है अंदाज कर लो, 29 मार्च को गोली मारे, 8 अप्रैल को फांसी लटका। इतना फास्ट जजमेंट, अब समझ लो कि कितना 8 दिन इधर और 2 दिन उधर, 10वां दिन तो फांसी दे दी। तो मंगल पांडे को मृत्युदंड दे दिए कि ताकि कोई कुछ ना करे। लेकिन क्यों नहीं करेगा, बस अप्रैल के बाद मई आया और मई जैसे ही आया अब सब सिपाही आपस में बात कर रहा है कि क्या यार मंगल पांडे बनना है कि धर्म नाश करना है। दो उपाय, मंगल पांडे बनना है तो हम लोग को हथियार उठाना होगा, वैसे ही मारना होगा जैसे लेफ्टिनेंट को मारा। और उसी में सबसे मेन सेंटर मेरठ था और मेरठ के जितने सिपाही हैं, ये मेरठ के सिपाही प्रोग्राम किए कि हम लोग एक भेसल सिंबल मारेंगे 10 मई को। हम लोग जो लोग विद्रोह के लिए तैयार हो उनका प्रतीक क्या है, चलिए बोलिए,
कमल और रोटी, कमल और रोटी प्रतीक है, मतलब हम रोटी दिखाएंगे तो समझ लेना कि हम तुम्हारे साथ हैं। अंग्रेज सोचेगा कि खिलाने के लिए पूछ रहा है, लेकिन तुम समझ लेना कि रोटी दिखाने का मतलब अंग्रेज को पीटने के लिए पूछ रहा है। और कमल और रोटी इन लोग का एक सिंबल रहा, संकेत रहा, और इसके सहारे इन लोग इशारे में ही प्लान किए। और 10 मई 1857 को मेरठ में जितने सिपाही थे अचानक अंग्रेजों पर हमला कर दिए। जितने वहां गोदाम में हथियार रखे थे सारा हथियार उठाए और सब मेरठ से यमुना के किनारे पैदल ही चल दिए। और रात भर पैदल चलने के बाद 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे, जहां बहादुर शाह द्वितीय यहाँ पर दिल्ली के लाल किला में हेड है, और वो भी इंतजार में था कि हमको कुछ दिनों के बाद कुतुब मीनार जाना है, लेकिन ताकत नहीं हो रहा था कि अंग्रेजों का विरोध करे। और 11 मई 1857 ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, जो मार्च के बाद देखो मई यहां से कंटिन्यू थी। और 11 मई 1857 को रास्ते में जो देख रहा है वो दंग है कि सब सिपाही है, लेकिन आज तक ऐसा सिपाही नहीं देखे। क्यों? एक ही कंधे पर 5-5 राइफल, 6-6 राइफल, पूरा भर बोड़ा बारूद गोली। सिपाही मैंने एक राइफल, भाई 5 को इधर से 3 को इधर से, और तब जा रहा है 8 राइफल, क्या करेगा भाई? पूरा वहां का खजाना ही लूट के पहुंचे थे और मुगल बादशाह को दिखाया कि देख लीजिए, और सब हम लोग सिपाही, आपका अधीनता हमको स्वीकार है, पूरे भारत को आपका, आप तैयार होइए, दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत हो। और बाकी भी कई जगह जो आपने कहानी सुना, जैसे आपने कहानी सुना बेगम हजरत महल, आपने कहानी सुना उधर दूसरा नाना साहब का, आपने कहानी सुना उधर किनका, तो इसमें कुंवर सिंह का, सभी लोग ऑन होल्ड कि कैसे क्या किया जाए। और विद्रोह की शुरुआत कब हो गई? 11 मई 1857। यही से ये विद्रोह का बिगुल कहां बच गया? दिल्ली। और बस जितना विद्रोह है सब जून में, सब जून में है। 11 मई के बाद दिल्ली में सब देख रहा था कि क्या होता है, तो देखा कि पूरा दिल्ली खाली हो गया, पूरा दिल्ली खाली है, अंग्रेजों की हालत खराब है। और तब दिल्ली की कहानी तो अभी चलेगा ही, पहले इधर सबका लगभग देख लो, सारे विद्रोह लगभग कहां है? जून। और इसीलिए आपको देखना है कि जब दिल्ली शुरू हुआ तो दिल्ली के नजदीक कौन था? लखनऊ, बगल में कौन था? कानपुर, फिर कौन है? झांसी, उसके बाद जगदीशपुर, और तब फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, सब जगह जून में विरोध, सब जगह शुरू। कई जगह सिपाही के साथ है, कई जगह सिपाही नहीं भी गए, विद्रोह शुरू। अब 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, इन जगहों से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दूसरा, उस विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तीसरा, कुछ विद्रोही इंपॉर्टेंट होंगे जिनकी कुछ कहानी बेसिक जाननी होगी। देखो 3 तरह का प्रश्न आएगा तुमको। फिर जब विद्रोह खत्म होगा तो इस विद्रोह को कौन इतिहासकार क्या बोले, इसकी प्रकृति भी आपसे पूछा जाएगा। इस पर कुछ पुस्तक 2-3 है, उस किताब को भी पूछा जाएगा। तो हम लोग ओवरऑल सभी चलेंगे और पूरे के बाद आपसे पूछेंगे। इतनी बात आपको एकदम क्लियर है तो बस क्लियर रहेगा, सुनो जरा ठीक से। अब यही दिल्ली में आपसे पूछा जाए कि बताओ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर को ही बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं। और इधर अंग्रेज अधिकारी कौन थे? निकोलसन और हडसन। तो पूछा जाएगा दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय के खिलाफ अंग्रेज अधिकारी कौन है? निकोलसन और हडसन। कहानी बड़ा इंटरेस्टेड है, दिल्ली पूरे बहादुर शाह द्वितीय जीत गया। जीतने के बाद अब अंग्रेज अधिकारी भी, दिल्ली उनका मेन सेंटर है, उनकी भी पूरे मेन सिस्टम चल रहा है। अब अभी मेन सिस्टम ऐसे हम लोग जानते हैं कि अभी कहां है? कोलकाता, लेकिन दिल्ली में भी उन लोग रह रहे हैं। दिल्ली राजधानी बनेगा बाद में 1911, तो इसीलिए 1911 में दिल्ली राजधानी बने। अभी वो राजधानी नहीं है, लेकिन दिल्ली स्मारक एक है कि भाई वहां पर मेन सेंटर भारत का है। तो इन निकोलस और हडसन के नेतृत्व में पूरे सेना भेजे। इस सेना में जो भी विद्रोही सिपाही थे, अधिकांश की गोली सीमित मात्रा में थे, जो लूट के ले गए थे वही था, और ज्यादा कंटिन्यू मिलता तो होता। कुछ दिनों तक लड़े, धीरे धीरे विद्रोही को देखे कि जा खत्म, धीरे धीरे हार। जब हार गए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। बहादुर शाह द्वितीय अपने पूरे परिवार के साथ कहां छिपे? छिपे कहां? अच्छा प्रश्न है। कहां? शाहजहां के मकबरा। शाहजहां तो चला जाएगा आगरा में। वेरी गुड। हुमायूं के मकबरा में। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। हुमायूं के मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट 3 चीज के लिए पूछता है। एक तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली है, दूसरा हुमायूं के मकबरा में दूसरा घटना देख रहा हूं कि छिप गए हैं कौन? बहादुर शाह जफर, और तीसरा औरंगजेब की जब लड़ाई अपने भाई से होगी दारा सिकोह, तो दारा सिकोह को भी उसी मकबरा में दबाया जाएगा, इसलिए उसका दफन भी वही हो। और उस मकबरा का इधर रिसर्च लोग कर रहे हैं कि दारा सिकोह का मकबरा कौन वाला है, वहीं दफन हुआ है। तो एक्सरे करेंगे, पहचानेंगे, उसको हम हाईलाइट करेंगे। कारण दारा सिकोह एक ऐसा मुस्लिम था जो पूरे इधर हिंदू ग्रंथों का भी अनुवाद करवाए। इसलिए कई लोग, थोड़ा सा बीजेपी वाले भी जो थोड़ा लोग हैं तो सर्च करने में लगे हुए हैं कि इसमें कौन में है, उसको जरा सर्च कीजिए। अब सर्च कैसे होगा? तो स्पेशल चल रहा है, औरंगजेब उसकी मुड़ी काट करके और लटका दिया था, तो उसके बिना सिर वाला बाकी धड़ को दफनाया गया। तो कहे कि पूरा एक्सरे करो, कौन वाला कब्र में सिर नहीं है वही उसका होगा। तो वो भी रिसर्च स्पेशल चल रहा है। तो हुमायूं का मकबरा थोड़ा 3 चीजों से बड़ा हाईलाइट। तो हुमायूं के मकबरा में सुन लीजिए, वो मकबरा में ही जाके बहादुर साहब पूरे परिवार के साथ छिप गया, और छिप गया तो निकोलसन और हडसन पकड़ ली। और पकड़ने के बाद इनको कहे कि आप विद्रोह किए, आपको बोले थे बढ़िया से रहिए, पेंशन दे रहे थे, तो फिर आप पेंशन क्यों दी? और इसीलिए मुगल बादशाह अब भारत में कोई नहीं रहेगा और आपको बर्मा की राजधानी रंगून भेजते हैं। उस समय 1 साल पहले जस्ट रंगून उनके कब्जा में आया। देखोगे जब रंगून पढ़ाएंगे, बर्मा पढ़ोगे तो देखोगे कि समझो इन्हीं के लिए समझो कब्जा ही की। और बर्मा में कहीं मुगल बादशाह का साम्राज्य नहीं, तो वहां उनको कोई पहचानने वाला नहीं, और जान के निर्वासित जीवन पूरे परिवार के साथ दे दिया। अब लोगों को संतोष है कि जिंदा है, उनको संतोष है कि बचने दे दिया, और धीरे धीरे उनके जो बाबर के वंशज है बर्मा में ही लुप्त हो। तो अंतिम मुगल बादशाह देखो जिंदा ही भेजे गए। तो ये दिल्ली की घटना आपको क्लियर। अब दिल्ली से 3 बात। दिल्ली में कहां के सिपाही आए? मेरठ। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? बहादुर शाह द्वितीय के खिलाफ अंग्रेज अधिकारी कौन था? निकोलसन और हडसन। बहादुर शाह को कहां से पकड़ा गया? हुमायूं के मकबरा से। और कहां भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। और रंगून में निर्वासित जीवन के साथ मुगल बादशाह भारत में समाप्त हो। तो बोलो 1857 का दिल्ली का फेज क्लियर सबका। अब ध्यान से सुने, दूसरा नंबर है लखनऊ। लखनऊ का मतलब अवध। अभी जस्ट हम लोग सुने कि अवध की राजधानी लखनऊ बनी है, और लखनऊ में यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व कौन किए? बेगम हजरत महल। अभी जस्ट हम लोग सुने, बेगम हजरत महल अपने बेटा विल्किस कादिर को हेड बनाई और स्वयं उसकी संरक्षिका बनी। विल्किस कादिर को हेड किसने बनाया? जनता ने नवाब बनाया कि हम लोग आपके साथ हैं, और इसीलिए लखनऊ में भी विद्रोह की शुरुआत हो गई। और इनके खिलाफ कैंपवेल, देखो पूरे यूपी में ही कैंपवेल, चाहे वो नाना साहब रहे चाहे हजरत महल, निकोलसन और हडसन दिल्ली में, और यूपी में समझो कि कैंप गिरा दिया है कैंपवेल। दिमाग में सेट होना चाहिए, यूपी में कैंप गिरा दिया कौन है? कैंपवेल। और यूपी में बेगम हजरत महल भी वीरता का प्रदर्शन की महिला होते हुए भी अच्छी लड़ाई लड़ी, परंतु अंग्रेजों ने इस पर पूरे अधिकार कर लिया और बेगम हजरत महल मारी गई। अब इसके बाद 5 जून 1857 की बात है, कानपुर। कानपुर में निर्वासित जीवन जिए, और आपको याद है पहले पूना के पेशवा थे और उनको कानपुर में पेंशनर बना के बैठा दिया नाना साहब। नाना साहब के गोद लिए हुए बेटे धोंधू पंत थे, और धोंधू पंत का ही नाम नाना साहब। याद है सबको? और ध्यान दीजिए, नाना साहब के सेनापति रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे थे। फिर से समझेगा, तात्या टोपे और नाना साहब एक ही जगह हो। और आपको ध्यान रखना है, तात्या टोपे सेना के हेड, और तात्या टोपे, ध्यान दीजिए, तात्या टोपे आपको दिमाग में सेट रखना है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या है?
रामचंद्र पांडुरंग, नाना साहब का मूल नाम धोंधुपंत, तो दोनों में मूल नाम पूछा जाता है। और यहाँ भी कानपुर में नाना साहब के खिलाफ कौन होंगे? कैंपबेल। दोनों यूपी के सेक्टर कैंपबेल है। नाना साहब भी पूरे अंग्रेजों को ठीक करते, नाना साहब भी अपने पूरे तात्या टोपे और सिपाहियों के साथ अंग्रेज के पूरे जहां मेन गढ़ है हमला किए, कई अंग्रेजों को मारे और महिलाओं और बच्चों को पकड़े। जो अंग्रेज लोग थे सब लोग कहा महिला बच्चे को मत मारो, अंग्रेजी सब। तो हुआ नाना साहब का कि इसको गंगा पार करा के उस साइड पहुंचा दो, ये सब क्षेत्र हमारा होगा, हमारे क्षेत्र में नहीं रहेगा, हम मारना नहीं। अब जितने लोग ले गए थे गंगा में जब बीच में पहुंचे तब कहे है तो अंग्रेज, और उसके बाद रास्ते में फिर मारे। क्यों नाना साहब को बोल दिया लगा कि अच्छा से टपा दिया, लेकिन लोगों को पार लगा। और सोच सकते हो कि नाना साहब का भी विद्रोह बहुत सशक्त विद्रोह रहा, और एक कानपुर की स्थिति में भी कैंपबेल का ही विजय हुआ और लखनऊ में ही कैंपबेल विजय किया। अब मेन घटना है झांसी, सब जून की घटना है। झांसी में कौन है? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई में 4 क्वेश्चन आता है। लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका, मनुबाई कहते। लक्ष्मीबाई का जन्म कहां है? वाराणसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, वाराणसी अच्छा प्रश्न है। लक्ष्मीबाई का जन्म कहां है? वाराणसी। और लक्ष्मीबाई की समाधि कहां? हाँ ग्वालियर। दोनों बढ़िया प्रश्न है। लक्ष्मीबाई के पति जल्दी बोलिए? गंगाधर राव। सुनो, गंगाधर राव झांसी के थे। सोचो लक्ष्मीबाई का ऐसा नहीं कि 60-70 साल उम्र, लक्ष्मीबाई भी बोलो 30 साल से कम की अवस्था में। और ये ध्यान दीजिए लक्ष्मीबाई का गंगाधर राव में राजा के परिवार में शादी। अब गंगाधर राव से लक्ष्मीबाई, अब सोचिए कि महिला होते हुए भी अब गंगाधर राव की जब मृत्यु हो गई तो अंग्रेज कहता है कि नहीं साम्राज्य खत्म, आप अब इसमें हड़प नीति से आपका खत्म हो गया। अब लक्ष्मीबाई कही कि ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा, और देख रही थी इंतजार, और इंतजार देख ही रहो कि दिल्ली से जो शुरू हुआ पूरे यूपी सुलगा हुआ, और लक्ष्मीबाई भी तलवार उठाई और इतना बढ़िया लड़ी कि उसके खिलाफ जो हीरोज है, लक्ष्मीबाई में कौन है? हीरोज। उधर दोनों में कौन था? कैंपबेल। और दिल्ली में निकोलसन और हडसन, सबका नाम दिमाग में सेट रखेगा। तो जो हीरोज है, सोचो हीरोज को हालत खराब कर दी। अंतिम लक्ष्मीबाई क्या की थी ना, झांसी से लेकर के और अंदर अंदर सुरंग बना ली थी, और एक ही बार ग्वालियर निकलती थी। झांसी से ग्वालियर पूरा लड़ती थी। जब देखे कि हार रहा है तो बस अपने घर में आई, और घर में अंडरग्राउंड एक सुरंग है जो पता नहीं चले, ऊपर से ढक दी, और अंदर में घोड़ा है, बैठी ग्वालियर। वो पूरा अंग्रेज घेरे हुए है, कहां है तो मिले ही। फिर जब देखे कि मामला इधर कम है, फिर सुरंग से सीधा अंदर अंदर ठीक है, फिर अचानक हमला, फिर निकल। लक्ष्मीबाई का जो सुरंग था, अंग्रेज को धीरे धीरे जानकारी हो गई कि जब हम घेरते हैं तो सीधे ग्वालियर निकलती। और ग्वालियर के राजा बहुत बड़ा किला बना के पहाड़ पर रहते थे। ग्वालियर के राजा का किला बहुत बड़ा किला था और पहाड़ पर, और वही पहाड़ पर सीधे लक्ष्मीबाई निकलती थी। और अंग्रेज को जब पता चला तो समझ गया हीरोज कि लक्ष्मीबाई हाथ लगने वाली नहीं, ये बहादुर महिला है, लड़ेगी और कहीं भी आराम से निकल जाएगी, भाग जाएगी। तो वो प्लान किया कि ऐसे नहीं मरेगी, ग्वालियर के राजा को मिला लो, और ग्वालियर के राजा को कहे कि हम इधर झांसी घेरेंगे तो मालूम है कि यहीं निकले, तो आप बस आराम से उसको बैठाइए, और तब उसको चारों तरफ से यहीं घेर लेंगे तो यहाँ आसानी से उसको मारा जा सकता है, और आपको बदले में इनाम में ऐसे वैसे मिलेगा। ग्वालियर के राजा अंग्रेजों की ओर से मिल गए, और यही कारण लक्ष्मीबाई अब झांसी में जब घिरी तो निकल गई ग्वालियर। और ग्वालियर में जब वो पाई कि चारों तरफ से हमको घेरे हुए हैं, यहाँ आने की जानकारी उसको पहले से है, राजा भी मिला हुआ है, तो लक्ष्मीबाई उस किले के पहाड़ पर चढ़ी हुई थी। और उसके बाद जब देखी कि घिर गए, पूरा सेना किला में चढ़ रहा है, कोई रास्ता अब नहीं है, तो घोड़ा के साथ पहाड़ पर से ही छलांग लगवा दी। अब सोचो पहाड़ जो 10 मंजिला ऊंचा है, वहां से लक्ष्मीबाई घोड़ा के साथ कूदती, और वहां नीचे घोड़ा और लक्ष्मीबाई दोनों की मृत्यु होती है। हीरोज मरने के बाद भी गोली मारता है, और तब अंतिम में हीरोज कहता है कि सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। इतना परेशान की थी लक्ष्मीबाई, उसको बात समझ लो। तो लक्ष्मीबाई के बारे में सोचिए, हीरोज को कहना पड़, तो आपको अब बताइए हीरोज लक्ष्मीबाई दिमाग में सेट हो गया। कानपुर में कैंपबेल, अवध में कैंपबेल, दिल्ली में निकोलसन और हडसन। ये लाइन क्लियर है सबका? अब ध्यान दीजिए, जगदीशपुर तो हम लोग देखे ही थे, 80 साल की बूढ़ी हट्टी में जागा जोश पुराना था, और सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। तो कुंवर सिंह को हम लोग पूरा सुने, और अंग्रेज अधिकारी ने यहां तक कहा भाग मनाओ कि 80 साल का है, बूढ़ा है, जवान रहता तो क्या कर। तो सोच लो ये दोनों लोग एकदम गर्दा हल्का उड़ा के रख दिए। अब इसमें हम लोग चलते हैं, अब इन लोग का नाम केवल सुनना है। ये बताओ जगदीशपुर में कौन है अंग्रेज अधिकारी? विलियम टेलर तो पटना में है। अंतिम गोली कौन मारा? भुला गया सर तो हाँ, ली ग्रैंड के सेना को बुरी तरह पराजित किए। और ध्यान दें, अंतिम ली ग्रैंड था, 4 का नाम स्पेशली किए थे, सब एकदम दिमाग में सेट चाहिए तुम्हारा। अब सुन लें, ये सब केवल ध्यान रखना, नाम केवल अंग्रेज अधिकारी नहीं भी याद है, इसमें दिक्कत नहीं है, केवल ध्यान दो। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लियाकत अली, और बरेली से खान बहादुर खां। तो ध्यान दें, बरेली खान बहादुर खां, इलाहाबाद लियाकत अली, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह, झांसी लक्ष्मीबाई। और लक्ष्मीबाई में कौन है? हीरोज। कानपुर नाना साहब कैंपबेल, लखनऊ बेगम हजरत महल कैंपबेल, दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, निकोलसन और हडसन। अब बताइए कहां से विद्रोही पूछेगा तो ये आंसर दे सकते हो। बरेली से कौन है? खान बहादुर खां, इलाहाबाद लियाकत अली, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। अब ये बताओ, ये हटा के पूछा जाए तो जगह के साथ बता सकते हो समझा। अब आपसे पूछे तेजी में बताओ, इसमें अवध में आपको कहें कि इधर अंग्रेज अधिकारी कौन है? कैंपबेल। आपसे पूछा जाए कि बताओ यहाँ झांसी में अंग्रेज अधिकारी, हीरोज। झांसी में कौन है? हीरोज। आपसे कहा जाए कि बताओ इसमें, देख लो अभी पूछते हैं, चलो देखो गया ये तुरंत। अयोध्या में विद्रोह करे तो कौन किया? अयोध्या में, अरे अयोध्या का नाम फैजाबाद था, अभी सुना था तुमको। तो फैजाबाद में कौन है जी? मौलवी अहमदुल्ला। बरेली में लोग जे याद था खाली, तुम लक्ष्मीबाई वाला झांसी रटेगी। ये 3 को इसीलिए लिखे और बोले भी खाली नीचे ध्यान देना है। तेजी में, फैजाबाद ही अयोध्या है, मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली खान बहादुर खां। बरेली खान बहादुर खां। अब बोलो जल्दी, इलाहाबाद खान बहादुर खां, लियाकत अली, एक बार और देख ले तू, तीनों को तुमसे पूछेंगे, सुन ले बढ़िया से। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, बरेली खान बहादुर खान, इलाहाबाद लियाकत अली। ध्यान दो रे, इसमें ध्यान ही रखना, जब हम कहें बरेली तो कहना कि खान है, नोट खान, और खान ये बहादुर। झुमका गिरा रे बरेली वाला बाजार, ये बरेली में झुमका ना था रे, तो खान दिमाग में सेट कर, बार बार खान अब दिमाग में सेट नहीं है, जल्दी बोल, याद हुआ? अब हटा के फिर रे इलाहाबाद, रे बाकी लोग नहीं बोलो, इलाहाबाद, हाँ बरेली, हाँ बरेली में मैंने समझो कि खान है, और खान बहादुर खान, बढ़ जाइए। ये मेन 3 ही आता है, बाकी तो कानपुर में नाना साहब सब तुमको रट ही रहता है। अब तुमको कानपुर में क्या रखना था? अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी तुमको बिल्कुल याद होना चाहिए। अब सुन लीजिए, बहुत छोटा सा यहाँ है, इसके बारे में डिटेल सुना ही दी है, एक बार तेजी में। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह है। अंतिम ये पकड़ा कहां से गया? हुमायूं के मकबरा से। भेजा कहां गया? रंगून भेज दिया गया। नाना साहब का नाम तात्या टोपे। नाना साहब किसके दत्तक पुत्र हैं? किसके?
बाजीराव द्वितीय धोंधू पंत और सलाहकार अजीमुल्लाह खां, कमांडर तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पांडुरंग। लक्ष्मीबाई का जन्म 1835 वाराणसी। लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ है? वाराणसी। मूल नाम मणिकर्णिका, पति गंगाधर राव और समाधि ग्वालियर। वही पहाड़ से गिरी वही समाधि, इसलिए ग्वालियर और हमको लगता है बनारस दिमाग में सेट रहेगा सबका। अब ध्यान दीजिए 1857 में बहुत इंपॉर्टेंट अब बात है, इससे संबंधित मेन चीज है कि 1857 के विद्रोह को कौन इतिहासकार क्या बोले। किसी ने कहा कि यह सिपाही का विद्रोह, किसी ने कहा कि नहीं, ये नाम नहीं देख रहा है, बरेली में मुस्लिम है, इलाहाबाद मुस्लिम है, लखनऊ में मुस्लिम है, कई जगह हिंदू है, ये हिंदू मुस्लिम मिलकर के ईसाई के खिलाफ षड्यंत्र किया। कई लोग कहेंगे कि तो धर्म की लड़ाई थी, कई लोग कहेंगे कि यह सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई थी। ये सभ्य कौन है? अंग्रेज। वो कह रहा है कि सभ्य है अंग्रेज और भारतीय बर्बर है, असभ्य है। और अंग्रेज चाह रहा है कि सभ्य बने, लेकिन काहे के लिए सुनेगा? सभ्य है अंग्रेज और असभ्य को सब बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सुधर नहीं रहा है और उल्टा लड़ रहा है। तो देखिए सभ्यता और बर्बरता की लड़ाई है, किसने कहा? ये सब स्टेटमेंट आएगा इस। तो हाँ विलियम कौन बोला था? हाँ हिंदू मुस्लिम टेलर। तो सबका नाम अभी जस्ट पूछेंगे और तब उतना के बाद एक बार फाइनल टच देंगे, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा यहां से भी रहेगा। अब पहले अभी सुन लीजिए, यहां 1857 के विद्रोह से 3 किताब इंपॉर्टेंट है। इसका नाम ऐसे नहीं देगा, लिख देगा 1857। ये किताब का नाम है 1857 और 1857 एस एन सेन ने लिखा। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट सावरकर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन लिखा? सावरकर। द सिपाही इम्यूनिटी और रिवोल्ट 1857 यह मजूमदार का है। ये सिपाही मीन सिपाही, सिपाही का जो विद्रोह है वो क्या है भारत में, इस पर मजूमदार ने बहुत बढ़िया अपनी पुस्तक लिखे। तो 3 किताब ध्यान रखना है। गवर्नमेंट के सरकारी लेखक रहे सेन, ये गवर्नमेंट लेखक, और इसीलिए सेन का क्वेश्चन पूछता है तो आपको ध्यान रखना है 1857 इस सेन ने लिखा। पूछेगा फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट सावरकर और द सिपाही इम्यूनिटी ऑफ रिवोल्ट 1857 मजूमदार। अब मेन क्वेश्चन यहां से आता है, यही मेन सीखना। इसके साथ 1857 से एक क्वेश्चन हो जाता है। अब सुन लो जरा, बहुत आसान है। 1857 के विद्रोह को किसने किस प्रकृति का बताया, तो आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेज इतिहासकार इसको छोटा दिखाते हैं और उनका कहना है कि सिपाही विद्रोह। कुछ अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं हिंदू मुस्लिम का जो है विद्रोह, कुछ कहते हैं धर्म युद्ध, कुछ कहते हैं कि असभ्यता और सभ्यता के बीच बर्बरता की लड़ाई। तो ये सब उन लोग कहते हैं। जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं वो कहते हैं बच गया तुम थोड़ा से। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये भाग बनाओ तो सब राजा साथ नहीं दिए, गिनती में 10-12 ही रह गए। अगर 600 राजा थे एक साथ सब फॉर्म में आ जाता तो समझाता कि विद्रोह किसको कहते हैं, राजा भारत में कौन। और इसीलिए ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। एक भारतीय ऐसे भी रहे जो कहे कि कौन बात के प्रथम है, इसके पहले भी सन्यासी विद्रोह हुआ, इसके पहले संथाल विद्रोह हुआ और भी कई विद्रोह पहले हो चुका है, ये प्रथम कैसे हो? और कौन बात के स्वतंत्रता है? लक्ष्मीबाई क्या चाह रही है? भारत स्वतंत्र हो जाए, नहीं राज बच जाए। कुंवर सिंह क्या चाह रहा है कि भारत स्वतंत्र हो जाए, नहीं कहते कि जगदीशपुर आपका जैसे चाहिए। बाकी राजा क्या चाह रहा है कि भारत स्वतंत्र हो जाए, नहीं सब चाह रहा है कि खाली कह दीजिए कि पेंशन शुरू हो जाए, नाना साहब यही फिर में खाली कहते हैं कि कानपुर रहे पेंशन शुरू। ये हजरत महल क्या चाह रही है कि भारत स्वतंत्र हो जाए, नहीं हमको फिर से कुछ शासन पर मत छीनिए, कहिए कि गलती डिसीजन फिर से वापस। इस स्वतंत्रता कौन बात है? और इस संग्राम कैसा है जी? न प्रथम है, न स्वतंत्रता है, न संग्राम है। एक ही बात को कई लोग काटे। तुमको क्या लगता है 1857 के विद्रोह सिपाही विद्रोह है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? हाँ तो आंसर कभी भी सब पूछा जाए तो कहना कि सिपाही विद्रोह तो पूरा नहीं कर सकते। वीर कुंवर सिंह 80 साल के हैं, ये सिपाही इतना रहते भी तो रिटायर हो जाते, वो सिपाही नहीं थे। लक्ष्मीबाई कौन सिपाही थी? हजरत महल कौन सिपाही है? खान बहादुर का कौन सिपाही है? इसमें लियाकत अली कौन सिपाही है? तात्या टोपे कौन सिपाही है? सिपाही का विद्रोह नहीं कर सकते। हाँ कुछ जगह सिपाही है, मेरठ का सिपाही है, दानापुर के सिपाही है, उधर हम लोग देखे बैरकपुर के सिपाही है, उधर हम लोग देखे देवघर रोहिणी के सिपाही है। तो कुछ जगह सिपाही है, बाकी क्या केवल सिपाही मॉनिटरिंग किए? नहीं। और इसी कारण से कभी पूछा जाए तो अपना कहना कि सिपाही विद्रोह से कुछ ऊपर और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कुछ नीचे। अब इसमें सबका नाम सुनो, अभी जस्ट पूछेंगे। सैनिक विद्रोह में 3 नाम ध्यान रखना है, लॉरेंस, सीले और सेन। लॉरेंस, सीले और सेन। अभी सेन इस सरकारी इतिहासकार और सोचो कि लिख रहे हैं 1857 और कह रहे हैं कि सैनिक विद्रोह। और ध्यान दीजिए लॉरेंस, सीले और सेन इन्होंने माना कि 1857 का विद्रोह कैसा है? सिपाही विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह अंग्रेज ने कहा कि पूरे भारत का है, डिजरायली है और डिजरायली इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? डिजरायली। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर और आउटराम। और धर्म युद्ध किसने कहा? रिज ने। धर्म युद्ध रिज ने कहा। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष होम्स ने कहा। सभ्यता और बर्बरता का मतलब क्या है? अंग्रेज कौन थे? सभ्य, भारतीय, बर्बर, आई दोनों में संघर्ष, ऐसा होम्स कह रहा है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये वीर सावरकर, एकदम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सावरकर ने कहा कि इस समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, थोड़ा सा और भारतीय जोर लगाते, राजा साथ देते, भारत आजाद हो जाता। और मजूमदार जी बड़ा मजेदार बात बोल रहे हैं, न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम। तो अब तुमसे कहें न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम, कहने तो मजेदार बात है, मजूमदार है। और जब कहें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो कहना कि सर बताए थे ये सावरकर है। और बाकी सभ्यता और बर्बरता तो कहना कि तो डेली होम में हम घर में देखते रहते हैं, धर्म युद्ध रिज, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर और आउटराम, राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली, सैनिक विद्रोह लॉरेंस, सीले और सेन। लॉरेंस, सीले और सेन। अब एक नजर सुन लीजिए, बस यही ध्यान रखना है। ध्यान दो, सैनिक विद्रोह लॉरेंस, सीले और सेन। लॉरेंस, सीले और सेन चॉइस में देगा। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली, राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आउटराम और टेलर। धर्म युद्ध रिज। सभ्यता बर्बरता होम्स। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर, बीडी सावरकर। न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम आरसी मजूमदार। अब ये बताओ किसने क्या कहा, दिमाग में सेट है सबका। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात है 1857 आपने कंप्लीट कर लिया, ज्यादा चांस आपका रहेगा कि इसी से एक क्वेश्चन आसानी से बन जाए। हम समझते हैं 1857 को इसको आपको जतरा मान के चलना है, इससे पूछेगा तो बनना ही बनना है। अब लास्ट बार सुन ले, 1857 के विद्रोह में 2-3 बात जल्दी बता दो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री। पामस्ट्रम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। इनके प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। ये विद्रोह की शुरुआत बैरकपुर छावनी के किस रेजिमेंट से हुआ? 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे कौन? मंगल पांडे। और ये ध्यान दीजिए मेरठ के सिपाही 10 मई 1857। दिल्ली कब पहुंचे? 11 मई 1857। और जून में सभी विद्रोह शुरू। अब जल्दी बताओ फटाफट। इसमें आपको ध्यान देना है 2-3 बात। सबसे महत्वपूर्ण आपको है कि इसमें अब आपसे पूछें कि इस 2-3 जगह आपको देखना है, याद है कि नहीं। कानपुर में अंग्रेज अधिकारी कौन है? कैंपबेल, अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल। दिल्ली में निकोलसन और हडसन। झांसी में कौन है? हीरो। अब 3 स्टेटमेंट बोलो। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र
टेलर और आउटरम, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर और आउटरम। जल्दी बताओ धर्म युद्ध किसने कहा? रीज ने। धर्म युद्ध रीज ने। बर्बरता और सभ्यता की लड़ाई कौन कहे? होम्स ने कहा। तो अब 1857 आपका कंप्लीट। अब यहां से अब 3 देश चलना है बस, नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान। मजे की बात है, सुन लो कितना आराम है। नेपाल में अंग्रेजों ने सिर्फ 1 लड़ाई लड़ी, तो एक ही लड़ाई में खत्म हो जाए। बर्मा में 3 लड़ाई लड़ी, 3 में बर्मा खत्म। और अफगानिस्तान में 3 लड़ाई लड़ी और बस उसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं हम, नेपाल, अंग्रेज और नेपाल। उधर बोलिए हाँ। वो पब्लिक बनाया ना नवाब का मतलब अल्पवयस्क है ना, अवध का अंतिम नवाब जो गए बेटा नहीं, वर्जिश कादिर का नहीं अंतिम का ना। हाँ ध्यान दीजिए, मंगल पांडे ने 2 को मारा, एक बाघ को और एक हीरोज को। ध्यान दीजिए, इसमें बाघ कौन है? लेफ्टिनेंट है। ध्यान दीजिए, मंगल पांडे ने जो मारा ना वो बाघ लेफ्टिनेंट, इसलिए जनरली नाम लेफ्टिनेंट बहुत ऊंचा पद है ना, और वो छोटा पद का है इसलिए उसका नाम जनरली छोटा में इसलिए शामिल है। कुछ नहीं, वो दूसरा कैप्टन हीरोज एक और है, वो कैप्टन हीरोज एक और है और उनका नाम अलग से जुड़े, ठीक है ना। तो ये जिनको मारा वो अलग है। तो हाँ, अरे अवध मुगल साम्राज्य से अलग क्यों हो गया? तुम ही रहेगी, मुगल साम्राज्य कमजोर रहेगा तो पैसा क्यों देंगे? नहीं समझे बात? जब हम ही मजबूत हैं तो हम किसी के साथ क्यों रहेंगे? अलग हो जाएंगे। बात समझ आए? अरे मुगल बादशाह जब भी साथ रहेंगे तो पैसा खोजेगा। अब मुगले कमजोर है, अरे वजीर क्या किया? मुगले बादशाह को मार करके यमुना में फेंक दिया। तो वजीर के डर से मुगले बादशाह भागा चल रहा है, वहां जाएंगे तो वजीर बहुत बदमाश है, हमको फेंक देगा। पढ़ोगे मुगल तब उसमें तुमको देखोगे कि वजीर के डर से लोग भागे चल, और भागे चल रहे दिखा रही है ना मेरे यहाँ, बाकी हम समझ लें। और उसी में जो है इन लोग उसको मदद करें, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब आपकी बारी है कहां का? नेपाल। सुन लो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट अब पहले देख लीजिए कौन सा जगह है? नेपाल। अब सुन लो पहले, नेपाल की बात सभी बच्चे बढ़िया से सुने, हम कोशिश करेंगे नेपाल आपका पूरे बढ़िया से स्टेप आ जाए और नेपाल आपका क्लियर हो जाए। देखिए नेपाल हिमालय की तराई में एक स्थित देश है और जनरली जो देश पहाड़ी क्षेत्र में है उन लोगों के पास मैदानी भाग से अधिक स्टेमिना होता है। इसलिए तुम देखो कि इधर हम लोग ओलंपिक में भी जो स्वर्ण पदक जीते धावक वगैरह में सब देखोगे पहाड़ी क्षेत्र के नॉर्थ ईस्ट से ही ज्यादा। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को कम्युनिकेशन साधन नहीं होते, उनको पैदल ही चलना होता। पहाड़ है तो पैदल चलिए, ऊंचाई पर जाइए तो डेली एक्सरसाइज है, तो मैदानी भाग में तुरंत दूर भी पैदल नहीं चले, थोड़ा सा भी रहेगा तो देखेंगे ऑटो है, हाँ तो बैठो 5 रुपया लेगा चलो। तो उसके कारण नेचुरल है कि कम रहेगा और इन लोग नेपाल में मजबूत स्थिति में। अब देखते जाओ कहानी का टर्निंग समझो। अब यहाँ पर क्या है, नेपाल देखते देखते ये भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में भी अंदर तक चलेगा और इस साइड में सिक्किम के क्षेत्र में भी अंदर आए और यूपी के क्षेत्र में भी अंदर आने लगे। इसी समय अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज पूरे दक्षिण भारत को जीत करके और ऊपर की ओर पहुंच गया, रंजीत सिंह के साथ समझौता करके अंग्रेज भी देखे कि अब हम अस्थायी हो चुके हैं। और जब अस्थायी हुए 1814 आते आते लगने लगा कि हम लोग को नेपाल से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल में मजबूत सेना थी कौन? गोरखा। इतने मजबूत थे कि सोचो आज भी हमारे भारत में गोरखा रेजिमेंट है, अंग्रेजों ने बनाया। और आज भी गोरखा चूंकि नेपाल में कद छोटे होते तो हाइट आज भी सेना में गोरखा के लिए कम हाइट में ही बहाल हो जाती कि गोरखा है तो कम हाइट, बाकी गोरखा नहीं है तो ज्यादा हाइट चाहिए। ये हाइट कम है लेकिन लड़ाकू जाती। और यही अंग्रेज देखा कि ना यहाँ बहुत बढ़िया गोरखा तो मजबूत, लेकिन अंग्रेजों को लगा कि लड़ना पड़ेगा। तो 1814 की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना। उत्तराखंड में एक जगह है, किला है जो नेपाल के नियंत्रण में था, काला पानी, सॉरी नल पानी, काला पानी नल पानी, तो काला पानी अंडमान में जाएगा। तो इसमें नल पानी एक किला है और उस नल पानी किला में कब्जा किसका है? नेपाल। और नेपाल नल पानी किला पर कब्जा रखा और उत्तराखंड में अंग्रेजों ने कहा कि भाई इसको खाली करो। इस समय अंग्रेज के जो गवर्नर हैं वो लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। तो पूछा जाएगा आंग्ल नेपाल युद्ध में अंग्रेज के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये लड़ाई कहां हो रही है? नल पानी। नल पानी कहां है? उत्तराखंड में। इस समय नेपाल के राजा भीमसेन थापा और नेपाल के हेड है भीमसेन थापा, इधर है लॉर्ड हेस्टिंग्स और उत्तराखंड में जगह हो गया नल पानी और लड़ाई 1814 में हुई। इस लड़ाई में नेपाल हार गया और नेपाल जब हारा तो नल पानी क्षेत्र कब्जा हो गया। कब्जा हुआ तो हुआ कि इधर भी बिहार भी जीता हुआ, बिहार में भी लड़ाई चली। ये 1814-15 में जब लड़ाई नेपाल के साथ शुरू हुई तो नेपाल अंततः सभी युद्ध में हारते ही चला गया। तो अंततः जो आप देख रहे हो भीमसेन थापा, ये अंग्रेजों के साथ एक समझौता की और बिहार के पूर्वी चंपारण में दोनों की बैठक हुई। और बिहार के पूर्वी चंपारण का यही डेट 1816 सुगौली की संधि। इस सुगौली कहां है? पूर्वी चंपारण। इस संधि में अंग्रेज का लॉर्ड हेस्टिंग्स और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन? भीमसेन थापा। इन दोनों ने सहमति बनाई कि हम लोग का बॉर्डर लाइन फिक्स होना चाहिए। और देखो यही बॉर्डर लाइन काली नदी से मेची नदी। अंग्रेज क्या किया? उस समय बॉर्डर जनरली नदियों के सहारे होता। अंग्रेज क्या किया? कहा कि जो उत्तराखंड है, केहरीवाल गढ़वाल का जो क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र है, ये सभी सिक्किम का जो क्षेत्र है, ये सब हमको दे दीजिए। और आप केवल और केवल 2 नदी जो आप देख रहे हैं, एक नदी जो आपके इधर से आती है काली और एक नदी जो इधर से आ रहा है मेची, ये काली और मेची के बीच नेपाल हो। ध्यान दीजिए, सुगौली के संधि के द्वारा काली और मेची नदी, पूर्व में कौन है? मेची, पश्चिम में काली। ये दोनों नदियों से नेपाल का बॉर्डर फिक्स किया गया और उत्तराखंड में जो क्षेत्र इनका था छीन लिया गया। सिक्किम पहले उन्हीं के कब्जा में था, छीन लिया गया। और यही आज भी विवाद का कारण है। ये 1816 के सुगौली की संधि से एक कर लिया गया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने कहा कि नेपाल में हमारा ब्रिटिश रेजिडेंट हो। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब क्या है कि हमारा अंग्रेज एक रहेंगे आपके रिप्रेजेंटेटिव लेके, कुछ सेना भी मेरा रहेगा और आपके गोरखा लोग को हम बहाल भी करेंगे और आपकी एक्टिविटी को मेरे पास खबर पहुंचाएगा मेरा आदमी, और हमारी कोई बात होगी तो हम उसको कहेंगे, वो आप तक कहेगा। तो जहां भी जनरली देखो इसको मिलाया नहीं, लेकिन कहा कि ब्रिटिश रेजिडेंट हमारा रखेंगे, ये आपको कहना है। और यही सिक्किम तो इधर का हो गया, मेची से इधर, और टिहरी गढ़वाल का इलाका उत्तराखंड का, और फिर इसी में हम लोग देखें कुमाऊं हिमालय, ये सारा बेल्ट उनसे ले लिया गया। और अब ध्यान दें, नेपाल और इस अंग्रेज के बीच शांति हो गई। ये लोग भी इतने में शांत हो, हार गए सब लड़ाई में, तो शांत है। 14-15 में हारे, 16 में संधि। नेपाल इधर जाके बदमाशी की। अब नेपाल में इलेक्शन हुआ तो माओवादी की सरकार बनी और चीन में भी माओवादी सरकार। तो चीन उधर से पूछ हट दिया कि हम लोग दोनों एक विचार के। भारत में माओवाद पर रोक है, भारत में माओवादी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नेपाल में माओवादी इलेक्शन लड़के प्रधानमंत्री बनते, चीन में माओवादी इलेक्शन लड़के प्रधानमंत्री बनते। और भारत में वाद माने सोच होता है, माओवाद का मतलब माओ का सोच, माओ के सोच। माओ से तुम यहाँ पे चीन का जो है हेड बना और उसने चीन में जो विचार लाया उसको माओवाद का। तो लेकिन ये विवाद क्या है? हमारा संविधान के अनुसार इनका विचार माने नहीं, इसलिए हम लोग रोक लगाए। माओवाद कहता है कि सरकार सबसे हेड, सरकार का कोई विरोध करे आजीवन जेल डाल दो, मार सकते हो। अब सरकार, भारत क्या कहता है? उदार पिता है, उदार पिता है। माओवाद कहता है कि हम पिता है, उदार शब्द नहीं है, हम पिता है। इज्जत और आदर करना सीखो। जो बेटा कहते बाप मुर्दाबाद, उसको घर से भगा ही नहीं सकते हो, बाप मार भी सकता है। यहाँ भारत कहता है मुर्दाबाद पिता है, मुर्दाबाद भी करोगे तो पूछेंगे काहे बाबू मुर्दाबाद का है, तो ऐसे अच्छा ठीक है, तो गलती हो गया, हम माफी मांगे उसको, फिर हम उसी तरह अपनाएं।
माओवाद कहता है जो राजा कह दिया पिता, मानना है, नहीं माना आउट, खत्म, कुछ नहीं सुनेंगे। बेटा पानी पिलाओ, और बेटा कोचिंग में लेट हो रहा है, अभी हम नहीं पिला पाएंगे, निकल गए। माओवाद कहता है कोई बेटा आवे वो तुरंत उसको घर से भगा दो, ऐसा क्यों रहेगा? तुम पानी भी नहीं पिला सकता तो क्या पढ़ना है भाई? और भारत कहता है उदार पिता है, तुम्हारे प्रॉब्लम समझेंगे कि नहीं भाई कोचिंग में लेट हो रहा है, जाओ हम पी लेंगे, कोई बात नहीं, फिर आना कोई पिला देगा। दोनों के सोच में अंतर है, तो क्या भारत इसको इलेक्शन लड़ने देगा? नहीं लड़ने देगा, कहेगा ये विचार के आदमी इलेक्शन मत करो मेरा, हमारा संविधान आजादी देता है, इनका संविधान टाइट करता है, और यही विचार, इसलिए चीन में तुम क्या देखते हो, वहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, और माओवाद का लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्र है कि एक दल है, वोट नहीं दोगे तो पनिशमेंट देंगे, और वोट देना जरूरी है, और देने जाओगे तो एक ही पार्टी है, टीप के आना। मजेदार वोटिंग है, नहीं, हाँ लोकतंत्र है, नहीं वोट दिया तो पनिशमेंट होगा, देना है तो एक ही पार्टी है। अब बताओ कितना मजेदार वोटिंग हो। चीन की सरकार कह देगी कि एक दंपति एक संतान, दूसरा संतान होगा तो पनिशमेंट दे, फिर तुम्हारा दूसरा संतान कैसे, तीसरा हो जाएगा तो संतान को हॉस्पिटल में मार दे, तीसरा चौथा क्या है, और दंपति को 6-7 महीने के लिए जेल में डाल। वहां टाइट नियम है, भारत कहता है उदार पिता है, हम समझाएंगे, हम दो हमारे दो, अब आदमी गुनाह करता है पास, बाबू कोई बात नहीं, तुम यहाँ उदार पिता। अब तुम बताओ क्या हम लोग माओवाद को भारत में लाने देंगे? नहीं लाने। अब तो कारण समझ गया था ना, दोनों के हमारे संविधान के मूल भाग के खिलाफ है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम उसको इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे, हम इस विचार के साथ भारत में आने नहीं देंगे। अब सुनो, भारत में माओवाद आ जाएगा तो वो क्या करेगा, उस विचार को इलेक्शन में प्रसारित करेगा, हमारा संविधान क्या हिलना हो। हम लोग इसीलिए माओवाद को कहते हैं नहीं लड़ो इलेक्शन। माओवाद क्या करती है, चीन पैसा देता है, नेपाल से पैसा फंडिंग है कि तुम लोग हथियार उठाओ, इलेक्शन के दिन गोली चलाओ, भगाओ, और जंगल में जो तुम पढ़ते हो माओवादियों ने सेना को मारा, छत्तीसगढ़ के सुकमा में इतना सेना मरे, तो ये सब वही माओवाद है जिनको चीन से फंडिंग हो रहा है। पार्टी है यहाँ, लेकिन डर से जंगल में है, क्योंकि बाहर आके कह देगा कि माओवाद है तो हम जेल में डाल दे। अब ये माओवाद दोनों देख लो, ये दोनों एक साथ मिल गए, कौन कौन, चीन और नेपाल। तो हाल में नेपाल नया नक्शा जारी किया और कहा कि उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा मेरा है और इधर भी कुछ क्षेत्र हमारा है। अब भारत सरकार कहती है कि यार ये सब नक्शा उक्शा करते रहो, बढ़ के देखो ना तो समझाएंगे क्या। नक्शा उक्शा जितना तुमको करना करते रहो, केवल बढ़िया से समझाया कि सब मत करो, जो है अंग्रेज का ही बनाया हो। लेकिन अब है क्या समस्या, नदी अपने रास्ते कुछ समय बदलते रहती। काली नदी जिस समय यहाँ से निकल रही है, इसके 2-3 पार्ट, अब इनिशियल पार्ट से नेपाल है, काली एक्चुअल दूसरा पार्ट भी है, तो नेपाल कहता है सुगौली संधि निकाल के पढ़ी, उसमें लिखा है काली नदी से हम शुरू होंगे, तो काली यही क्यों, अगला क्यों नहीं, इसलिए मेरा है। भारत कहता है कि अब क्यों, अंग्रेज के समय क्यों नहीं, हमको क्यों बोल रहा है, उस समय कहा गया था, इसलिए चुपचाप हो। और ये दोनों देखो विवाद का मेन विषय भी रहा। लेकिन आंग्ल नेपाल युद्ध से नेपाल में शांति, और आपके लिए 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। एक, सुगौली की संधि 1816, सुगौली कहां, पूर्वी चंपारण, और कुछ नहीं इसमें है, बहुत होगा तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स पूछ सकता है। तो अब ये बताओ, नेपाल से क्वेश्चन क्लियर है सबका, नेपाल की सीमा किस नदी तक है, काली नदी से मेची नदी, काली नदी से मेची नदी, मेची पूर्वी की पश्चिमी, पूर्वी काली पश्चिमी, तो बस ये नदी सुगौली। राजा कौन है, भीमसेन थापा, अंग्रेज का हेड कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ये बिल्कुल क्लियर है सबका। चलिए अब सुने, नेपाल के बाद अब इंपॉर्टेंट पढ़ना है म्यांमार, और म्यांमार इंपॉर्टेंट है, 3 लड़ाई है, बहुत छोटा, सीधे ही युद्ध पे आएंगे, इसलिए म्यांमार में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुन लीजिए, म्यांमार में हम लोग ध्यान दें, और तब म्यांमार के बाद बस थोड़ा सा हम लोग अफगानिस्तान पढ़ेंगे, आज का टारगेट इसमें इतना ही होगा। देखिए, म्यांमार का ही दूसरा नाम क्या है, बर्मा, और अभी नाम म्यांमार है, उस समय क्या था, बर्मा। सुनिए, अब बर्मा भारत का हिस्सा बनेगा, अंग्रेज नेपाल को हिस्सा नहीं बनाया, कारण समझ गए क्यों, पहाड़ी इलाका है, हार भी गए हैं, तो उस क्षेत्र में कब्जा के बाद भी बहुत इनकम नहीं है, प्रशासन टफ। अब वहां गांव है तो मालूम चल रहा है कि एक गांव पहाड़ पर यहाँ है, और दूसरा 5-6 पहाड़ छोड़ के फिर वहां, तो ये गांव अंग्रेज दौड़ते रह जाएगा, मालूम चलेगा मिलना कुछ नहीं, खेती बराबर, तो बस सीढ़ी में उतने करता है जितना भी खाता है, ले लेंगे तो भी मर जाएगा, हमको भी कुछ नहीं मिलेगा, तो अब वहां इसलिए छोड़ दिया। अब ध्यान दीजिए, आंग्ल बर्मा युद्ध की कहानी, बर्मी युद्ध की कहानी सुने, कुल कितने युद्ध हुए, 3, और इसमें बर्मा पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब इसमें तीनों नाम आपको ध्यान रखना है, सुन लीजिए। एक तो आपको ध्यान यह रखना है, पहला नंबर में ब्रिटिश गवर्नर कौन है, लॉर्ड एम हर्स्ट, दूसरा में डलहौजी, और ध्यान से सुनिए, ये है क्या, पहले हम कहानी सुनाएं, क्योंकि कहानी सुनोगे तो अच्छा आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे भारत के बगल में बर्मा है, भारत के जस्ट नजदीक बर्मा है। बर्मा में ये जो क्षेत्र देख रहे हो, इनकी राजधानी रंगून यहाँ थी, ध्यान दीजिए, रंगून बीच के सेक्टर में है, और ये जो क्षेत्र निचला देख रहे हो, इसका नाम पीगू क्षेत्र है। निचला क्षेत्र का नाम क्या, पीगू। भारत से लगा हुआ जो क्षेत्र है, इसका नाम अराकान क्षेत्र है, अराकान, और ये फिर ये मध्य बर्मा का क्षेत्र इसको कहते हैं। तो मेन इनका 3 क्षेत्र है, पीगू, अराकान और मध्य, ये 3 क्षेत्र इनका। अब देखो किया क्या, बर्मा के जो राजा थे, उनका सेनापति है महाबदला सेनापति, और ये क्या किया है, इस साइड में हमला करके नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कई हिस्सा पूर्वोत्तर भारत का ही जीत गया। अंग्रेज जिस समय इधर व्यस्त है, तो ये अपना काम इधर कर रहा। तो जिस समय ब्रिटिश गवर्नर एम हर्स्ट बन के आए, तो उन नेपाल से जब फरियाल ये 16 में, तो 10 साल बाद हुआ कि अब तो नेपाल में शांति हो गई, उधर से कोई टेंशन ही नहीं। तब देखे कि भारत के इस हिस्से से भी हमला हो रहा, तो एम हर्स्ट किया कि इस पे हमला करना हो, और इसीलिए पहला आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में प्रारंभ हो जाता है। 24 में एम हर्स्ट इधर हमला करते हैं, महाबदला इसमें मारा जाता है, और मारने के बाद इनके साथ एक संधि हुई 10 साल बाद, 26 यान्डूब की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 में सुगौली और 26 में यान्डूब संधि से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हो। और इसमें इन लोग किए क्या, बड़ा अच्छा काम किए, कहे कि देखो ये सब रखो, किनारे वाला हमको दे दो, हार गया ही है, किनारे दे देगा तो तुम जो इधर कब्जा करने आ रहा है हम ही कर लेते हैं, तो शांत रहो। इसलिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में इन लोगों ने अराकान का क्षेत्र ले लिया, अराकान मैंने समझो कि बर्मा के काने ले ली, इस साइड का पूरा हिस्सा खत्म, और युद्ध हार जाने के रूप में 1 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगाया। इतना ही नहीं, कहा कि तुम्हारी राजधानी जो रंगून है, वहां ब्रिटिश रेजिडेंट रहेंगे, माने हमारे आदमी रहेंगे, हमको सूचना देंगे, तुमको भी मिलते रहेगा। अब ये बात हो गई 24 से कब तक, 26 तक। अब यहाँ शांति है, अराकान क्षेत्र ले लिया गया। अब यहाँ बर्मा के नए राजा बने हैं थाराबादी। अब थाराबादी कह रहे हैं कि कौन बात हुआ, मेरा अराकान क्यों लिया हुआ है, फिर फॉर्म में आ गया, तो 52-53 में फिर लड़ाई। अगला इस समय ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी, राजा कौन है, थाराबादी, और डलहौजी के सेनापति कौन है, लेबर्ट, कभी कभी सेनापति भी पूछता है। अब इस लड़ाई में फिर थाराबादी हार गया, और हारने के बाद ये डर से इस मध्य बर्मा वाले क्षेत्र में भाग। जब वो भाग ही गए, तो यही आंग्ल बर्मा युद्ध द्वितीय में अंग्रेज कहा कि पीगू क्षेत्र को भी ले लो, और देखो अराकान भी ले लिए और पीगू भी ले लिए। पहला में कौन चला गया, और दूसरा में पीगू, और पीगू क्षेत्र जो देख रहे हो, ये कब लिए हैं,
1853 और यही देखो 53 में लेने के बाद अब इनका पूरे बर्मा तो समझो कि लगभग हो ही गया। अब केवल एक छोटा क्षेत्र बना हुआ है। अब पहले नाम याद करो, पहला नंबर का नाम एमहर्स्ट, दूसरा डलहौजी और लास्ट वन तीसरा भी ड से ही देख लोगे। और तीसरा में कौन हो जाएंगे? लॉर्ड। ध्यान दो 1885 में याद होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय है? लॉर्ड डफरिन के समय। और इसीलिए बर्मा युद्ध में एकदम आसान है, एगो एमहर्स्ट है और दूगो डड है। डड है, एक कौन है? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड डफरिन। अब बताओ तीनों नाम तो क्लियर है। दूसरा नंबर जो नाम तुम देख रहे हो, ये व्यक्ति तो फेमस है कब्जा करने। यहाँ भारत में जिसका बेटा नहीं उसको तो खींच ले रहे थे, ये पीकू छोड़ने वाले हैं। ये तो इंतजार में कि कैसे हुई छील, और इसलिए डलहौजी छीन लिया। तो पहला में एमहर्स्ट, दूसरा में डलहौजी, तीसरा में डफरिन। तो ए डी डी बस दिमाग में सेट रखना। सुन लो, पहले जब कहेंगे बर्मा तो बर्मा में कहना कि बर्मा की राजधानी रंगून है। और पहले भारत के कई लोग रंगून जाके नौकरी करते थे। पुराना गाना सुना है, मेरे पिया गए रंगून और वहां से किया है टेलीफोन। अब सोचो पुराना गाना सेट है कि पिया कमाने कहा गए रंगून और वहां से टेलीफोन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, अंग्रेज के जमाने में लोग काम करने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान इतना ही रखना है। जब हम कहें कि ध्यान से सुनो, एकदम याद हो जाएगा, आंग्ल बर्मा युद्ध, तो कहना कि सर समझ गए पिया गए रंगून वाले हैं। और दीदी के कहना है ये दीदी ये वाला बात समझिए, बात समझ लो। तो ए से जल्दी बोलो, एमहर्स्ट, डलहौजी और डफरिन। ये ए दीदी वाला बात याद हो गया सबको? ध्यान से सुनोगे, हेड को नहीं पूछेगा, अंतिम में तुमको सारा युद्ध का एक साथ हेड करेंगे तो ये क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा तुम्हारा। तो एमहर्स्ट, डलहौजी, डफरिन। पहला एमहर्स्ट अराकान क्षेत्र छीन लिया, डलहौजी पीकू क्षेत्र छीन लिया। सिर्फ बचा हुआ कौन है? मध्य। और मध्य क्षेत्र जो देख रहे हो इस समय सम्राट कौन है? थीबो। और थीबो पर हमला हुआ 85-86 में, और 86 में संपूर्ण बर्मा अधिकार में हो गया। और पूरे बर्मा क्षेत्र जो देख रहे हो अंग्रेज भारत में मिला। अब स्पेशल रखते थे किस लिए? किसी को भेजना है। जैसे पीगू में यही रंगून था, अब रंगून था तो देख लिया मुगल बादशाह भेज दिया यहाँ भारत में जो खूब अंतिम बदमाशी करे अंग्रेज के, तो कहे कि यही एक जेल है मांडले जेल। मांडले का नाम सुना है? मांडले देखो अराकान क्षेत्र में पड़ रहा है। अब कई लोग जो भारत में एकदम हाई लेवल के कर रहा है तो उनको पकड़ के सीधे मांडले भेज रहा है। किसको मांडले भेज दो? किनको भेजेगा? तिलक को। अब देखो बाल गंगाधर तिलक की बात पढ़ोगे तो मांडले जेल भेज दिया। मांडले का मतलब है भारत से नाते रिश्ता नहीं, एकदम इतना दूर, एकदम शांत। और लेकिन अंग्रेजों को लगा कि एक गवर्नर से इतना दूर संभालना आसान नहीं, इसलिए 1935 के अधिनियम में अंग्रेजों ने लाया कि भारत से बर्मा अलग बनाएंगे, बर्मा में हम अलग हेड देंगे, वो अलग क्षेत्र हमारा होगा। और 1937 में भारत से बर्मा को अलग किया गया। और 37 में अलग करना इनकी बोहनी खराब हो। देख लो यार, 86 से 37 तक ठीक चला। 37 में जैसे ही बर्मा अलग किए, 39 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और बर्मा पर जापान कब्जा कर लिया। अंग्रेज का वही खत्म हो। तो देखिए, अगर बर्मा भारत का पार्ट रहता तो मालूम चलता कि जापान यहां तक खींच ले, लेकिन चूंकि वो स्वतंत्र किया हुआ था तो इससे अलग लड़ना था, इससे अलग लड़ना था, तो वहां जीत गया। तो अब आपको बर्मा में तीन बात तेजी में समझो, बहुत आसान। बर्मा के राजा नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि बताओ बर्मा के लिए कितने युद्ध? 3। पहला युद्ध में अंग्रेज का हेड लॉर्ड एमहर्स्ट किस क्षेत्र को मिलाया? अराकान क्षेत्र। दूसरा में हेड लॉर्ड डलहौजी किस क्षेत्र को मिलाया? पीगू क्षेत्र को मिलाया। और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध में पूरा मिल गया। और इस समय हेड लॉर्ड डफरिन है। जिस समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है 85-86, उस समय आपको ध्यान रखना है कि ये तीसरा युद्ध हो रहा है। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब देखिए यहाँ के बाद लास्ट पेज है वो भारत और अफगान। अफगान भी बहुत आसान है, उसको पूरा सुन लोगे तब पूरा लिखने का काम कर लेंगे, उसके बाद तब इधर का पेज होगी। कल का क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद हमको लगता है गवर्नर जनरल वायसराय शुरू करना इसलिए नहीं ठीक होगा, क्योंकि जब तक आंदोलन नहीं पड़े होगा तो कहेंगे इनके समय सहयोग हुआ, इनके समय समय हुआ, पढ़ा नहीं रहेगा तो लिंक नहीं जुटेगा। तो इसलिए वो आनंद तब आएगा जब पूरा पढ़ा हुआ तो गवर्नर जोड़ने में मजा आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, कल सुन लीजिए, कल आप लोगों को दो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट कर देंगे। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एक सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सुधार। ये पूरे सेक्शन को निकालेंगे तो कल 3 सेक्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, आर्थिक नीति भी उनकी हो जाएगी और सामाजिक धार्मिक सुधार भी हो जाएंगे। तो कल आपका ये तीनों फेज निकल जाएगा और तीनों से मान के चलो कि 3 क्वेश्चन है। तो इसलिए कल तो आपका कौन दिन है? कल सुपर संडे बनवाएंगे 8 से 7 सुबह से आएंगे, समझ रहा ना? वो लटपट हम नहीं जानते, सूत उठ ऐसे कर बैठ एकदम नॉन स्टॉप चलो। उसमें जब छुट्टी रहेगा ना तो कल अरे हम भी तो यही रहेंगे, खाना पीना हड्डी बचा के रखो, मांस कभी आ जाएगा। खाना पीना के फिर में कह रहे हड्डी भी बचा के रखता है, रिजल्ट दे देगा। मांस चढ़ने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन लगातार जूस पी लेंगे, हो गया मिनट। पानी खाली बगल में खींचते रहना और कुछ नहीं, बात समझ ले। इसलिए ज्यादा खाने और पीने के फिर में मत रहो। ये भी नहीं था कि हम गैप में गए तो खाना लेके टिफिन में आया है, वहीं थोड़ा कि गया तो हमारे लिए खाना आया, कुछ नहीं है। अरे ऑफिस में पूछना नहीं सर हमने खाना खाता, देखिए सब तो आओ है कि ना खाली होंगे कोना में जाके। तो अरे तो खाना पीना के ज्यादा फिर में मत रहा। और इसमें कल सुपर संडे बनवा देंगे, उसके बाद तब वैसा एक आध दिन और जहां हो गया बस रिलैक्स में आ जाओ। चलिए अब अभी जस्ट सुन ले, अभी जस्ट हम लोग सुन लेते हैं किसको? अफगानिस्तान। सुन लो अब, बस अफगानिस्तान सुनना कंप्लीट। देखिए ध्यान दो, अब अफगानिस्तान की बात सुनोगे पहले, उसके बाद इतना के बाद फिर एक छोटा गैप देंगे लिखा के और तब वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगा। बस हो रहा है ना? हाँ, आज आगे कोई बैच नहीं है आज, इसलिए आगे नहीं बैच है तो तुम लोग का तो फिर जो है हम तो पहले ही बताए थे ना, जो कह रहा था कि सर कम और पीछे, हम बोले थे कि एक दिन भागल चलो, खोजेंगे कि कौन कोना में कहां भाग गया, समझ रहा है ना? तो इसीलिए हम तो पहले कई लोग हल्के में लिया था कि 40 मिनट पाए करते हैं, 3 घंटा कैसे तो खड़ा हो जाएंगे। और अब समझ में उनको आएगा तो धीरे धीरे जब धरेंगे फॉर्म ना तो समझ में आएगा कि भूख भी लग गई। ये क्या कहता है? भूख खाली अभी दिमागी लाओ, पेट वाला मत लाओ, अभी खाली दिमागी भूख रख। चलो सुनो, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सुन लीजिए थोड़ा अफगानिस्तान सुनो, तो हम चाहते हैं हंसते खेलते पढ़ना, नहीं तो लंबा फेज में दबाव में बहुत नहीं पढ़ाई हो सकता, इसलिए बीच में हंसने खेलने वाली बात भी सीधा सीधा सिस्टमैटिक है और उससे स्ट्रेस कम जाता है। अफगानिस्तान थोड़ा भारी है, इसलिए हम चाहे कि दिमाग आपका रिलैक्स में आ जाए तब समझ में आएगा। सुनो देखिए, पहले सुन, पहले अभी अरे तू जैकेट ना खोल, रजाई ओढ़ के पंखा चालू कीजिए। कौन थी गर्मी लग रहा है, जैकेट हटा लो के बाद ना अभी जैकेट पहन ले, कम्बल ओढ़ ले और पंखा चालू कर। सब तो गजबी इंजीनियर है रे, ऐसा इंजीनियर देखो नहीं किया। सुनो पहले ध्यान से सुनिए, पहले ध्यान दो सब कोई। भारत में अब देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे भारत की सीमा पाकिस्तान यहाँ तक है, इस साइड में जो तुम देख रहे हो एक बड़ा सा क्षेत्र है जिसका नाम अफगानिस्तान। अब देखो अफगानिस्तान के साथ भी वही स्थिति है। थोड़ा 5 मिनट एकदम ध्यान दे दो, 5 मिनट पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान है, फिर थोड़ा रिलैक्स भी लिखने में रहोगे तो चलेगा। सुनो जरा ठीक से, अफगानिस्तान की स्थिति भी वैसा ही है जैसा नेपाल का, उपजाऊ भूमि नहीं। अफगानिस्तान में जनरली अफीम की खेती होती है।
और वहां पहाड़ी क्षेत्र और इसीलिए वहां भी समतल भूमि नहीं है। तो अंग्रेजों का उद्देश्य ये नहीं है कि हमको अफगानिस्तान से कोई लेना देना, लेकिन दिक्कत क्या है, इंग्लैंड के बगल में एक देश है रूस, और रसिया भी धीरे धीरे अफगानिस्तान तक अपना सीमा पहुंचा चुका है। और अंग्रेज नहीं चाहता कि रूस अफगानिस्तान में आ जाए, क्योंकि अब किसी आदमी के यहाँ, तुम्हारे यहाँ कोई नौकर है तो तुम कभी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा नौकर कोई तुमसे अमीर आदमी के यहाँ उठ के बैठ के शुरू करे, क्योंकि तुम जानते हो कि फिर किसी समय इसको मिला ले। अब इंग्लैंड जान रहा है कि रूस एक मजबूत देश है, अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच कर रहा है, तो ये रूस वर्सेस इंग्लैंड की एक बेसिक बात चल रही है। अभी कोई रूस में समाजवाद नहीं आया, 1917 में आया, अभी रूस केवल एक मजबूत देश है, इसके लिए इंग्लैंड सावधान है। लेकिन अब इंग्लैंड अफगानिस्तान में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा है, कारण इस साइड में राजा अभी कौन है, रणजीत सिंह, और अंग्रेज अपना तो स्वयं अमृतसर की संधि से सीमा सतलज नदी ही निर्धारित किया है, सतलज से आगे नहीं गया। अब कंडीशन कहानी सुनो, अफगानिस्तान के एक राजा थे शाह सुजा, सुनना जरा ध्यान से, क्योंकि 2 मिनट का जो बात सुनोगे उसी पर करनी। शाह सुजा के एक दोस्त हैं, नाम भी उनका दोस्त मोहम्मद, नाम भी वही है और दोस्त भी, तो शाह सुजा के मित्र हैं दोस्त मोहम्मद, और इनका मेन नाम मोहम्मद है, लेकिन दोस्त इनको पब्लिक लोग नाम देते कि जहां जाते पब्लिक को कहते हम आपका दोस्त है, जो काम है बोलिए। शाह सुजा केवल गद्दी पर बैठता और ये पब्लिकों से मिल मिलके सबका इतना काम दोस्त बन बन के करता कि पब्लिक के अंदर लगने लगा कि यही दोस्त मोहम्मद हेड रहता तो बढ़िया। देखो इसके पहले इंग्लैंड को भी कोई लेना देना नहीं है, ना रणजीत सिंह को मतलब है, ना रूस को मतलब है, अफगानिस्तान अपने में चल रहा है, हेड शाह सुजा। लेकिन दोस्त मोहम्मद के कामों से जनता इतनी प्रभावित हुई कि दोस्त मोहम्मद को पब्लिक खुद इतना फॉर्म की कि आप हेड बने। अभी देखिए शाह सुजा का दोस्त यही है कि बैठ के अपना नवाबी कर रहा था और अपने दोस्त को कहा कि आप पब्लिक के काम करो, कि पब्लिक में इतना फेमस हो गया कि पब्लिक कह रही है कि निकम्मा से अच्छा आप ही ठीक है। और जब इसको चार्ज पब्लिक का मिला तो दोस्त मोहम्मद हमला कर दिया, वो तो प्राण बचा के शाह सुजा भागा और दोस्त मोहम्मद खुद राजा बन गए कि अब हम राजा। शाह सुजा को लगा कि अब क्या करें, कहा जाए, तो उनको ध्यान आया कि बगल बॉर्डर पर रणजीत सिंह है, मजबूत राजा है, और यही शाह सुजा के पास एक कोहिनूर का हीरा था जो पिछले दिन समझाया। वो कहां से है वो सुनो, कोहिनूर का हीरा की कहानी सुनोगे तो अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत में यहां देखोगे उनको कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर लाके दे, अलाउद्दीन खिलजी से वो कंटिन्यू चलते रहेगा। मुगल बादशाह शाह आलम, उसके पहले वो खजाना में रखते थे, शाह आलम देखोगे कुर्सी बनवाएगा 1 करोड़ की कुर्सी, सॉरी शाहजहां 1 करोड़ की कुर्सी बनवाएगा, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन। और ध्यान दीजिए तख्ते ताउस मयूर सिंहासन में वो हीरा को जोड़ दिया। अब वो हीरा की कुर्सी, अभी कोई कहे कि 1 करोड़ की कुर्सी है तो आज के जमाने में भी चोरा जाएगा, और उस जमाने के 1 करोड़ की कुर्सी थी। तो यही जो अफगानिस्तान का क्षेत्र देख रहे हो, ईरान अफगानिस्तान का एक इंपॉर्टेंट राजा था नादिर शाह, उस 1739 में सुना कि इंडिया में 1 करोड़ की कुर्सी पर बैठ रहा है और बैठने वाला मोहम्मद शाह उस पर बैठ के नाच देखता है, उसका नाम रंगीला बादशाह। तब 1739 में कहा था ऐसा करते हैं कुर्सी ले आते हैं वो मेरे लिए ठीक रहे, और वही 1739 में रंगीला बादशाह पर आक्रमण किए और वहीं से मुगलों की प्रतिष्ठा खत्म, और वो कुर्सी लेकर नादिर शाह ईरान चलाया, हीरा उसी में था। नादिर शाह देखा इतना बढ़िया हीरा तो कुर्सी में से हीरा निकाल लिया, कुर्सी अपना रख दी। अब नादिर शाह के ही इस साम्राज्य में धीरे धीरे नादिर शाह मरे तो शाह सुजा वहां पे हेड बना इन क्षेत्र, और उसी के पास कोहिनूर हीरा आया हुआ। और शाह सुजा क्या किया, देखा कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो हम तो हार ही गए, तो कम से कम हीरा लेकर तो भागे, और वही हीरा ले जाकर रंजीत सिंह को दिया और कहा कि बस एक काम कीजिए, क्या भाई, तो दोस्त मोहम्मद को बस हटा दीजिए। और दोस्त मोहम्मद देखा कि ये गया हुआ है रंजीत सिंह के पास, तो दोस्त मोहम्मद पहली बार अंग्रेज से भेंट की। देखो यहां से अंग्रेज की शुरू। अब दोस्त मोहम्मद कह रहा कि देखिए रंजीत सिंह हो सकता है हमला करे, आप बचा लीजिए, आप जैसे कहिएगा हम चले। अंग्रेजों की हैसियत नहीं थी कि रंजीत सिंह के खिलाफ कुछ बोलेंगे, और इसीलिए रंजीत सिंह हमला किए और अफगानिस्तान के काबुल तक रंजीत सिंह जीते। बड़ा खुश हुआ, उसी पे खुश होकर सास हो जाती कि लीजिए आप मेरा बदला पूरा कर दिए। अब देखिए ब्रिटिश यहां पर जो गए हैं, दोस्त मोहम्मद का कोई काम नहीं हुआ, काबुल पर हमला किसका हो गया, रंजीत सिंह का, और कब्जा भी कर ली। अब जब कब्जा कर लिया तो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अब दोस्त मोहम्मद कह रहा है कि तब हम क्या करें भाई, अंग्रेज से बार-बार मिल रहा है, अंग्रेज कोशिश भी किए लेकिन देख लिए कि रंजीत सिंह के सामने ठीक नहीं, तो अंग्रेज देखा कि लफड़ा क्यों मिलने, मेरा उद्देश्य कब्जा करना है नहीं, एक ही उद्देश्य है, रूस नहीं आए। तो ऐसा करते हैं रंजीत सिंह, शाह सुजा और हम तीनों मिलकर कह देते हैं कि चलो शाह सुजा हिट करें, और शाह सुजा को कहेंगे कि हम तुम्हारी तरफ है ना, रूस नहीं आना चाहिए, हमारा उद्देश्य कब्जा तो है नहीं, उद्देश्य एक ही है कि यहाँ पे रूस का कुछ नहीं चलना चाहिए और कोई उद्देश्य नहीं। और इसी कारण से 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि होती, और त्रिपक्षीय संधि क्या है, 3 आदमी एक तरफ है, कौन कौन, रंजीत सिंह, शाह सुजा और अंग्रेज, और यहीं पे यहां बना दिए अफगानिस्तान का हेड किसको, शाह सुजा को, दोस्त मोहम्मद को भगा दिया। अब बताओ दोस्त मोहम्मद खत्म, हेड कौन बना है, शाह सुजा, लेकिन पब्लिक एक्सेप्ट करेगी तब ना। अब बताओ पब्लिक ही तो दोस्त मोहम्मद को हेड बनाया, शाह सुजा को लोग हेड बना के चला है, और पब्लिक मालूम चला कि शाह सुजा को मार देगी। अब जब ऐसा होगा तो यहां से एक नई लड़ाई शुरू होगी, अंग्रेज देखेगा कि ऐसा ना हो कि अभी बने तो हमसे घुसाया हुआ है, रूस के साथ ले, और यहीं से एक लड़ाई शुरू होती है जिसका नाम होता है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, 3 साल चलता है। इस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन है, ऑकलैंड, अफगान बोलेंगे तो ऑकलैंड, अ से अ, नाम बिल्कुल क्लियर है। जब हम कहेंगे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध तो कहना ब्रिटिश गवर्नर कौन है, ऑकलैंड। इस समय अफगान के अमीर कौन है, दोस्त मोहम्मद, इसी को हराना है और शाह सुजा को हेड बनाना है, और यही हरा करके हेड 1839 में बन गया है। तब मेन लड़ाई होती है, लड़ाई में दोस्त मोहम्मद तो है नहीं, हेड कौन बना हुआ है, शाह सुजा। शाह सुजा को क्या पब्लिक पसंद कर रही है, नहीं। अब इसी कारण हुआ क्या, दोस्त मोहम्मद के एक बेटा है अकबर खां, और यही अकबर खां क्या किया, यहां पर शाह सुजा को मार दिया, और इसी के नेतृत्व में विरोध होता है। लेकिन अंग्रेज चालाकी क्या किया, हमला कर करके और इसी के बेटा को हेड बना दिया, और हेड बना के कहा कि देखो अब तो नहीं है, तुम ही हेड रहो, हमारा उद्देश्य एक ही है, रूस नहीं आना चाहिए, और तुम्हारा विदेश नीति मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए, और ब्रिटिश रेजिडेंट हम तुम्हारे यहां रखेंगे, तुम्हारा हर खबर हम लेंगे, हमारा हर खबर तुम्हारे पास जाएगी। ये भी देख रहा है कि भाई जब हारिए गए हैं तो ये अब जो कहे, हमको कोई ज्यादा काम तो है नहीं, मेन काम है अफगानिस्तान को ठीक से चलाना। और इसीलिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में मान के चलिए कि इसमें 1840 से लेकर लड़ाई कब तक, 39 से कब तक है, 42 तक, बहुत ज्यादा कोई परिणाम इसमें नहीं। मेन परिणाम आता है दूसरा में, और तीसरा में तुमको जान के गहरा असर होगा, अंग्रेज ही हार जाएंगे, और अंग्रेज अंतिम में कान ऐठेगा कि अफगानिस्तान को जो हो हमको मतलब नहीं। और इसीलिए क्या अफगानिस्तान पर अंग्रेज कब्जा किए, नहीं, कोई कब्जा नहीं, अफगानिस्तान में उनका इंटरेस्ट सिर्फ एक है, क्या, रूस नहीं आए। तो पहली लड़ाई आप फिर से सुने, हेड कौन था, शाह सुजा, दोस्त मोहम्मद उसको हटा दिया, शाह सुजा कहां गया, रंजीत सिंह के पास। अंग्रेज क्या किए, 3 आदमी से गुट बना लिए, अंग्रेज, शाह सुजा और कौन, शाह सुजा, अंग्रेज और रंजीत सिंह, और इसी में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो रहा है, किस लिए, दोस्त मोहम्मद को हटाने के।
और उसमें दोस्त मोहम्मद के जो बेटा है अकबर खां, उसी से फिर लोग समझौता किए। कारण था कि जब उसको हेड भी बनाए तो शाह शुजा को लोग मार दी। अब दूसरा नंबर जो हम लोग देखते हैं, अब अकबर खां जो देख रहे हो, ये द्वितीय अफगान युद्ध जो देखे 1878-80, इस समय कौन है? लॉर्ड लिटन। पहला में कौन है? हाँ, अ से अ। और यहां पे अफगान का दूसरा कौन है? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का बहुत फेमस है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और इसीलिए 1878-80 में ऑकलैंड। इस समय अफगानिस्तान का हेड कौन बना है? शेर अली खां। और शेर अली खां क्या किया? जान करके कहा कि हम अंग्रेज को नहीं मानते और हम रूस का रेजिडेंट रखें। रूस तो हमेशा बगल में लगा हुआ है, और शेर अली खान रूस के रेजिडेंट रख लिया। जब तक नहीं रखा अंग्रेज का ठीक, अब रूसी रेजिडेंट रखेगा तो क्या अंग्रेज बर्दाश्त करेगा? वो तो उसी के लिए चल ही रहा है। अंग्रेज लॉर्ड लिटन सेना भेजे, शेर अली खां भाग गए, और भागने के बाद इसी का बेटा है याकूब खां, अंग्रेज इसी को हेड बनाया। और 1879 यहां एक इंपॉर्टेंट संधि है, गंडमक की संधि। तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला सुगौली, दूसरा यांडूब और तीसरा गंडमक। तीनों दिमाग में बैठाओ। पहला सुगौली संधि नेपाल के साथ, यांडूब संधि म्यांमार के साथ, और गंडमक की संधि अफगानिस्तान के साथ। और 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि हुई, और इसी में मेन रूस के रेजिडेंट को हटा दिया गया, फिर से ब्रिटिश रेजिडेंट वहां स्थापित हो गया, और अफगान के पूरे विदेश नीति किसके अधीन हो गई? अंग्रेज के अधीन। और अंग्रेज सबसे खुश थे कि द्वितीय अफगान युद्ध जीत गए 79 में, गंडमक की संधि भी हो गई, और अपना एक सेना का हेड बना के भेजे, मेजन केबेनगरी। केबेनगरी को हेड बना के अफगानिस्तान भेजे। रेजिडेंट का हेड तुम रहो। अब देखो केबेनगरी वहां हेड, और 79 में अंग्रेज बड़ा खुश है कि अब अफगानिस्तान में रूस रेजिडेंट हटा दी। क्यों हटाया? शेर अली बुला लिया, लेकिन उसका बेटा मान लिया याकूब खां। बढ़िया बात। और ये देखो, ये जो केबेनगरी देख रहे हो, 1879 में हेड तो बन गए, लेकिन वहां की पब्लिक कही कि अंग्रेज यहाँ हेड रहेगा, और अंग्रेज जो चाहेगा जो होगा। याकूब खां हार मान लिया, और वहां की पब्लिक अंग्रेज यहाँ आई, अचानक हमला करके ब्रिटिश मेजर केबेनगरी की ही हत्या कर। अब सोचो, अंग्रेज बेचारे कितना खुश थे गंडमक की संधि से, अपना रेजिडेंट डाले, केबेनगरी को हेड बनाए, और अफगान के लोग कितना, अभी भी तुम देखते हो कितना त्राहिमाम किए रहते। अफगानिस्तान तो देख ही रहा ना क्या है, तालिबान हमला, ये हमला, उस समय भी वही थे। और उस समय भी देख लीजिए, केबेनगरी का हत्या कर दिया। जब देखे कि अंग्रेज चला गया तो केबेनगरी को मार दिए, तब तक लिटन हट के रिपन आ गए। आपको याद होगा, इस बीच का डेट याद करो, आपको ध्यान दीजिए, 1881 में प्रथम जनगणना रिपन ने किया। आगे पढ़ोगे 72 और 81 की बात आएगी, तो 80 में ही रिपन आ गया, तो लास्ट रिपन किया और शुरुआत लिटन किया, इसलिए दोनों का नाम इसमें ध्यान रखना। 1878 से 80 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध को लिटन लाया, शुरू किया, और इसी ने संधि किया। कौन संधि? गंडमक संधि। लेकिन इसमें इनका जो मेजर है केबेनगरी मारा गया, तो लॉर्ड रिपन फिर से हमला की, और जब फिर से हमला किए तो इसमें उन्होंने क्या किया? शेर अली के भतीजा अब्दुल रहमान को शासक बनाया, लेकिन फिर कोई वहां टिकाऊ नहीं बन पाए, और कोई टिकाऊ जब नहीं रहे तो अंततः इनको तीसरी लड़ाई लड़नी पड़ी, और तीसरी लड़ाई में अंग्रेज बुरी तरह हार गए। और जब हार गए अंग्रेज, तो अंग्रेजों ने कहा कि अफगानिस्तान मेरा बॉर्डर नहीं होगा। एक व्यक्ति को डिपार्ट किया जिसका नाम डुरंड है, और डुरंड को कहे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर बना दीजिए, और उधर अफगानिस्तान, इधर हम, उसी रेखा को कहते हैं डुरंड रेखा। तो देखिए, डुरंड बाउंड्री लाइन से, जैसे नेपाल का आपने देखा काली और मेची, इधर देखे बर्मा ही पूरा गायब, और उधर देखे कि तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद एक सीमा निर्धारण होगा, उस सीमा का नाम क्या होगा? डुरंड जो है सीमा होगा। और तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1919। और विदेश नीति स्वतंत्र हो गया कि अफगानिस्तान अपना करेगा, और इस समय नए राजा वहां के कौन बने? अमानुल्लाह। और इस समय ब्रिटिश के हेड गवर्नर कौन होंगे? इस समय वायसराय कौन होंगे? तो हाँ, इस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, तो इस समय कौन होंगे? चेम्सफोर्ड होंगे। तो ध्यान दीजिए। तो अब सुन लो पहले बढ़िया से, आपको अभी आज पढ़ाया गया, जिसमें दिमाग में सेट करना है, नेपाल के साथ कितनी लड़ाई? एक लड़ाई, तीन करता रहे। नेपाल में कितनी लड़ाई? एक। नेपाल में संधि 1816 सुगौली की संधि। फिर हम लोग देखें बर्मा में कितनी लड़ाई? तीन लड़ाई। और 1826 यांडूब की संधि। और बोलो गंडमक संधि कब? 1879 गंडमक संधि। ये अफगान युद्ध में प्रथम में कि द्वितीय में? द्वितीय में। ये बताओ, यांडूब संधि प्रथम में कि द्वितीय में? जल्दी बोलिए। प्रथम में। प्रथम में। और ये तो प्रथम है। तो ये सुन लीजिए, आपको अंतिम में जो बंधन होगा, संधि और गवर्नर कौन थे, घटना क्या, बस इतना कहानी तो अभी सुन लिया। ये लिमिटेशंस आपके हम समझ सकते हैं कि इसमें एक ही बार इतना याद नहीं हो, लेकिन फिर दोबारा क्या है, एक बार जिसका नाम, अब जो पहली बार जिंदगी में गंडमक नाम ही सुना, जो पहली बार कई लोग होगा जो सुगौली नाम ही सुन रहा, जो पहली बार होगा कि इसमें यांडूब की संधि नाम सुन रहा है, तो आज सुन लिया ना, दूसरा बार जब बंधन बांधेंगे तो क्या सुना हुआ तब याद हो जाए, इसलिए वो याद करने में बहुत कष्ट नहीं होगा। अब शुरू किया जाए लिखने की प्रक्रिया। जल्दी जल्दी लिखिए, चलो लिखे। क्या कर रहा है? पीडीएफ दे दिया जाए, जैसा बोलो। अरे हाँ, अगर लिखोगे तो ठीक, नहीं तो कहोगे यहाँ तक पीडीएफ, और तब जस्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करो। अरे कितना लोग चाह रहा है? इतना तो पीडीएफ हो जाए, इतना तो पीडीएफ हो जाए। चलिए, और कितना लोग चाह रहा है लिखा दिया जाए? दोनों 50-50 में आ जाता रहे। अरे लिखा दें, लिख जल्दी लिख, जल्दी लिख फटाफट। कहाँ गया जी? उसको भेजो। चलिए लिखा जाए, लगा दो इसमें। पिछला दिन वाला जो आंग्ल सीखा उसको लगा दो, थोड़ा सा भाई आंग्ल सीख जो पिछला दिन था ना इसलिए उसको लगा दीजिए। लिखा दे रहे, पूरे लिखा ही देंगे, ज्यादा नहीं। अरे आधे घंटे लगभग लगेगा तो लिखा दिया जाएगा, फिर उसके बाद 10 मिनट का छोटा सा गैप दे देंगे, आप फिर उसके बाद 1.5 घंटा फिर पढ़ लोगे तो हो गया। वैसे ही पढ़ना तो रिजल्ट होगा। ये तो समझ के कुछ दिन चल रहा है, ऐसे 1 साल मारेगा तपस्या ना, जैसे यहाँ बैठ रहा है उसी घर में इतना दिन बैठने लगेगा टेबल कुर्सी पर, बिना मोबाइल छुए, बिना कुछ किए, एकदम इसी तरह। तो यूपीएससी भी छोटा लक्ष्य, कोई परीक्षा तुम्हारा पास हो सकता है, लेकिन इतना करना होगा बिना किए। गौतम बुद्ध ने कितना साल? 6 साल घर द्वार छोड़ के तपस्या की। महावीर 12 साल तपस्या की, और तुम लोग को 12 दिन करना है, अब तब तुम लोग बाहर लग रहा है। 12 दिन खाली मिजाज से पढ़ा बस हो गया, यहाँ 12 साल रहे तो कोई बात है। चलिए हाँ ठीक है, नीचे खड़क सिंह लिखवा दिए थे क्या जी? इसमें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लिख दीजिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ब्रैकेट में 1845-46, 1845-46 नीचे डैश लिखिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय ब्रिटिश
गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग थे। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। और सेनापति गॉफ था, और सेनापति गॉफ था, गॉफ था। लिख दीजिए पंजाब के गॉफ था, नीचे डैश देंगे सेनापति गॉफ, नीचे डैश देंगे पंजाब के राजा दिलीप सिंह, पंजाब के राजा दिलीप सिंह के सेनापति लाल सिंह थे। पंजाब के राजा दिलीप सिंह के सेनापति लाल सिंह थे। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, इस युद्ध में सिखों की हार हुई, इस युद्ध में सिखों की हार हुई और निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण संधि किए गए, और निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण संधि किए गए, निम्नलिखित 3 संधि किए गए। पहला नंबर देख लिख दीजिए 1845 के सबराई, 1845 के सबराई युद्ध, सबराई युद्ध, 1845 के सबराई युद्ध में सिखों के हार के बाद, में सिखों के हार के बाद 46 में लाहौर की संधि की गई, 46 में लाहौर की संधि की गई, लाहौर की संधि की गई, जिसमें 1.5 करोड़ युद्ध हर्जाना लगाया गया, जिसमें 1.5 करोड़ युद्ध हर्जाना लगाया गया, युद्ध हर्जाना लगाया गया, युद्ध हर्जाना लगाया गया। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दो। 1 करोड़ में कश्मीर, 1 करोड़ में कश्मीर गुलाब सिंह को बेचा गया, 1 करोड़ में कश्मीर गुलाब सिंह को बेचा गया। फिर कश्मीर की कहानी आ गई तो वहां ध्यान देना, गुलाब सिंह का वंशज कंटिन्यू हो। गुलाब सिंह को बेचा गया। नीचे डैश देखिए, सिख सेना भंग कर दी गई, सिख सेना भंग कर दी गई, सिख सेना भंग कर दी गई। चलिए नीचे दूसरा नंबर देख लिख दो। 1846 में ही भेरावल की संधि की गई, 1846 में युद्ध 45-46 ही है, तो दोनों ही संधि 46 में ही है। लड़ाई आपका हुआ सबराई की युद्ध। 1846 में भेरावल की संधि की गई, ऊपर लगता 3 संधि कर दिया था क्या, उसको 2 कर दीजिए, 2 संधि, एक संधि लाहौर का, दूसरा भेरावल का, 2 संधि की गई। 1846 में भेरावल की संधि की गई, जिसमें जिंद कौर को पेंशनर बनाया गया, जिसमें जिंद कौर को पेंशनर बनाया गया, जिंद कौर को पेंशनर बनाया गया, पेंशनर बनाया गया, तथा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक, तथा दिलीप सिंह के वयस्क होने तक, दिलीप सिंह के वयस्क होने तक लाहौर में ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया गया, लाहौर में ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया गया, ब्रिटिश सेना रखना स्वीकार किया गया। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में दिमाग में सेट रखना है, लड़ाई का नाम सबराई, और 2 संधि कौन कौन, लाहौर और भेरावल। लाहौर संधि से सेना भंग, भेरावल से जिंद कौर को पेंशनर, और दूसरा क्या हुआ, तो जब तक दिलीप सिंह व्यस्त नहीं होंगे लाहौर में भी सेना किनकी रहेगी, अंग्रेज का। नीचे हेडिंग दे दीजिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। सिख में तो वही लड़ाई है, इसलिए खत्म हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। चलिए लिख दीजिए, ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, ब्रैकेट में 48-49 कर देना, 1848-49 लिख दीजिए। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, लिख दीजिए सेनापति चार्ल्स नेपियर, सेनापति चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नेपियर, नेपियर, चार्ल्स नेपियर लिख दीजिए। नीचे डैश देखिए, लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों के सेना की हार, लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों के सेना की हार, सिखों के सेना की हार। पूरे पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार, पूरा पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार, पूरा पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार, अधिकार। दिलीप सिंह को 5 लाख का पेंशन, दिलीप सिंह को 5 लाख का पेंशन, दिलीप सिंह को 5 लाख का पेंशन और पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया, 5 लाख का पेंशन और पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया, पढ़ने के लिए लंदन भेजा गया। चलिए नीचे हेडिंग दे दो, अवध, नीचे हेडिंग अवध। अब क्या है, बस हो गया, अवध पढ़ लिया तो बस खत्म, नेपाल, बर्मा और बस अफगानिस्तान, 3 ही ना होगा। अच्छा 1857 विद्रोह भी है, तब तो बीच में थोड़ा सा है, चलो पार लग गया। लिखो अवध, नीचे डैश लिखो, अवध के संस्थापक सआदत खां थे, अवध के संस्थापक सआदत खां थे, अवध के संस्थापक सआदत खां थे, सआदत खां थे। राजधानी फैजाबाद बनाया। समझाया नहीं रहते तो तुम लोग लिखते चलते तो थोड़ा पड़ता, इसलिए पहले खींच दिया, अंत में पीडीएफ थकेगा तो करेगा तो मेरा तो काम हो जाएगा, नहीं तो अपने लिखेगा तो लिखो। लिखा संस्थापक सआदत खां थे, राजधानी फैजाबाद बनाया, राजधानी फैजाबाद बनाया। चलिए नीचे हेडिंग दो, सफदरजंग, सफदरजंग ब्रैकेट में 1739 से 54, सफदरजंग 1739 से 54। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए, मूल नाम अबुल मंसूर खां, मूल नाम अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर खां। नीचे लिख दीजिए, सफदरजंग को, सफदरजंग को मुगल बादशाह, सफदरजंग को मुगल बादशाह, बोलो कौन थे, शाह आलम नहीं, आलम के नहीं, अहमद शाह, अहमद शाह, मुगल बादशाह अहमद शाह ने, मुगल बादशाह अहमद शाह ने वजीर बनाया, मुगल बादशाह अहमद शाह ने वजीर बनाया। चलिए नीचे लिख दो, सुजाउद्दौला,
1754 से 75। सुजाउद्दौला 1754 से 75। नीचे डैश लिख दो। पानीपत के तृतीय युद्ध में, इसी के समय तृतीय युद्ध और अहमद शाह अब्दाली की तरफ से था। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया। अहमद शाह अब्दाली को साथ दिया। नीचे डैश देखिए। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दिया। शाह आलम द्वितीय को शरण दिया। और नीचे लिख दीजिए डैश देखिए। इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ। बाकी बक्सर में तो डिटेल संधि वगैरह पढ़ चुके हैं। इसके समय बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें वह भाग लिया था। बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें वह भाग लिया था। चलिए नीचे हेडिंग दे दे। आसिफ उद्दौला 1775 से 97। आसिफ उद्दौला, आसिफ उद्दौला 1775 से 97। डैश लिखिए। इसने अवध की राजधानी को, इसने अवध की राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। चलिए नीचे स्टार लगा देना, चूंकि सहायक संधि करेगा इसका नाम पूछेगा। दोनों नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार लगा लिख दीजिए। सादत अली, सादत अली ब्रैकेट में 1797 से 1814। सादत अली 1797 से 1814। सादत अली। नीचे डैश लिख दो। 1801 में इसने सहायक संधि किया। 1801 में इसने सहायक संधि किया। 1801 में इसने सहायक संधि किया। चलिए नीचे डबल स्टार लगा दो, चूंकि अंतिम है। इसको किस आरोप में हटाया? कुशासन के आरोप में। कौन? डलहौजी। तो आपको पूछेगा कि किसको कुशासन पर हटाया? अवध। अवध के उस समय नवाब कौन थे? वाजिद अली। तो लिख दीजिए वाजिद अली शाह, डबल स्टार। ये दोनों वाजिद अली और सादत अली, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी तो उधर सुजाउद्दौला तुमको याद ही रहेगा। वाजिद अली शाह 1814 से 56। 14 ही ना, 1814 से 56। नीचे डैश लिख दीजिए। डैश लिखो। लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में, कुशासन के आरोप में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया और वाजिद अली शाह को पेंशनर बनाकर, और वाजिद अली शाह को पेंशनर बनाकर, वाजिद अली शाह को पेंशनर बनाकर कलकत्ता भेजा। वाजिद अली शाह को पेंशनर बनाकर कलकत्ता भेजा। नीचे डबल स्टार लगा के लिखो। जनता के द्वारा, जनता के द्वारा विरजिस कादिर को, विरजिस कादिर को, विरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाया गया। विरजिस कादिर को अवध का नवाब बनाया गया। अवध का नवाब बनाया गया, जिसके संरक्षिका, जिसके संरक्षिका बेगम हजरत महल बनी। बेगम हजरत महल बनी। बेगम हजरत महल बनी। चलिए बहुत आसान हेडिंग। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए। 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्टर्न, पाम स्टर्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्टर्न, ब्रिटिश गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। नीचे लिखो डैश देखिए। प्रतीक, प्रतीक सिंबल, प्रतीक कमल और रोटी था। कमल, कमल ठंडा लग रहा है। कमल लोटस, कमल और रोटी था। इसको कंबल सुनाई दे रहा तुमको। चलिए नीचे ध्यान दो। कमल और रोटी था। देखो ऑनलाइन वाला लिख रहा है कि हम लोग सब खा खा के पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन वाला को ठीक किया। हाँ सही किया। एक लिखा है कि अच्छा कि हम ऑनलाइन में घर में बैठ के देख रहे हैं, नहीं तो वहां तो हमको 5 किलो वजन बढ़िया जाता है एकदम। चलो नीचे लिखो। नीचे लिख दीजिए 1857 के विद्रोह के समकालीन। बहुत खुश है कि हमारे लिए तो ठीक है, मेरा पैसा हिल डाउन हो जाएगा। लिखो 1857 के विद्रोह के समकालीन। 1857 के विद्रोह के समकालीन मतलब उस समय कौन जिंदा थे? तो कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम पूछता है, जिसमें एक मिर्जा गालिब है और दूसरा कार्ल मार्क्स है। तो लिख दो पहला नंबर मिर्जा गालिब। आपको देखेगा क्वेश्चन देगा कौन 1857 के विद्रोह को आंखों से देखे, तो ये नहीं कहना कि नाक से कौन देखे, मतलब उस समय थे। तो लिख दीजिए मिर्जा गालिब, ब्रैकेट में कर दो। मिर्जा गालिब का 1796 से 1869 तक मिर्जा गालिब है। मिर्जा गालिब का आगरा में जन्म है, ये जन्म वाला डेट है, और दिल्ली में मृत्यु का डेट है। तो डेट का जरूरत नहीं है। मिर्जा गालिब, हाँ वही जो शायर सुने हो गालिब का एक कहना है, जो गालिब कहे ना बीच बीच में, तो वो जो गालिब कहते हो यही है मिर्जा गालिब, जो इस समय के मशहूर शायर है, और उनका शायर अभी तक सब चलते रहता है ना। तो मिर्जा गालिब का सब है। हाँ शायर सुना दीजिए तुम लोग को। हाँ चलिए नीचे, नीचे लिखो कार्ल मार्क्स। लिखो जल्दी, नीचे लिखे कार्ल मार्क्स। फिर शायरी याद रहेगा, 1857 बुला जाओ। लिखिए नीचे लिखो। हाँ कार्ल मार्क्स का कहना था इस पर कि भारत में जो विद्रोह है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी है। कार्ल मार्क्स का जो कहना है पॉजिटिव व्यू। तो कार्ल मार्क्स इस विद्रोह को देखा है, और कार्ल मार्क्स करा कि मजदूर तक भाग लिए, वो केवल राजा ही नहीं करा। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब है? 1818। 65 साल तक की जिंदा है, और 65 साल इसमें जोड़ दोगे तो 1883, और इसलिए कार्ल मार्क्स भी 1818 से 83 तक। तो दूसरा नंबर लिख दीजिए कार्ल मार्क्स।
कार्ल मार्क्स, क्वेश्चन चॉइस में तुम्हारा कोई एक रहेगा, दोनों रहेगा तो एक से अधिक सही पे चला जाएगा। तो कार्ल मार्क्स 1818 से 1883। चलिए नीचे लिख दो विद्रोह का प्रारंभ, नीचे लिख दो विद्रोह का प्रारंभ शुरुआत, विद्रोह का प्रारंभ शुरुआत। चलिए नीचे लिख दीजिए 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 डैश देखो पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी के बैरकपुर में किसका शोध संस्थान, झूठ का भूला जाता है तुरंत, अभी थोड़ा इधर पहले सब चले और दिमाग लगा रहा वो लिखे बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस की घटना पर, तत्कालिक कारण होगा उसका, चर्बी वाले कारतूस उसको अंडरलाइन कर देना ब्रैकेट में, तत्कालिक कारण, चर्बी वाले कारतूस ब्रैकेट में तत्कालिक कारण की घटना पर लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हीरोज की हत्या कर दिया। वो जो तुम हीरोज कह रहा था ना, उधर अभी हम लोग पढ़े, हीरोज कौन था? अरे हीरोज अभी हम सुनाए थे, लक्ष्मीबाई के भी तरफ में हीरोज है, तो नाम हीरोज तो कई करके है ना, ऐसा नहीं एक ही रहेगा। तो इस ना हीरोज ही लिखेगा, देख लो, सर्च कर लो, गूगल पर सर्च करो। हाँ क्या नाम लिख रहा है? ह्यूसन, अरे ह्यूसन लिख रहा है, ध्यान दीजिए। चलो इसको अंडरलाइन कर लो तो देख लेंगे, फिर कर लिया जाएगा। चलिए लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हीरोज की हत्या कर दिया, लिखते उसी में 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, वही बैरकपुर में, सब बंगाल में है, मंगल पांडे को फांसी दी गई। नीचे डैश लिख दीजिए 10 मई 1857, 10 मई 1857 मेरठ के सिपाही विद्रोह कर दिल्ली पहुंचे। चलिए 3 कॉलम बना लीजिए, बाकी डेट का जरूरत नहीं है, डेट 2 ही का जरूरत है, मंगल पांडे एक मेरठ सिपाही, बाकी किसी का डेट नहीं पूछेगा आपसे। 3 कॉलम बनाओ, स्थान विद्रोही और अंग्रेज, स्थान में अब हो जाएगा दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, जगदीशपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली। बाकी बिहार वाला तो पटना कर ही लिया, खाली कुंवर सिंह को स्थान दे दिए, नहीं तो इनको छोड़ना ठीक नहीं है। चलो बड़ा करते हैं, वाह। चलिए फटाफट जल्दी बताओ, दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय या जफर, अंग्रेज निकोलसन और हडसन, लखनऊ बेगम हजरत महल, कैंपवेल, कानपुर नाना साहब और तात्या टोपे, इन्हीं के मेन सेनानायक हैं, कैंपवेल, झांसी लक्ष्मीबाई और यहां है कैप्टन हीरोज, जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह और यहां कमिश्नर कहीं लिख दो टेलर, कमिश्नर है अंग्रेज का हेड, टेलर ही मेन रहेगा, बाकी तो फिर लोग आते रहेंगे उसमें, कई सेनानायक तो कई आ जाएंगे उसमें। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद लियाकत अली और बरेली खान बहादुर खान। अंग्रेज का नाम अगर लिखना है तो इसमें विंसेंट आयर, कर्नल नील और जनरल रेनाल्ड। ठीक किया है, 12 GB रिचार्ज किया है, बस बढ़िया किया है। ऑनलाइन वाला 12 GB 18 GB एकदम एक ही बार रिचार्ज करो। उतारो जल्दी, हो गया। चलिए अब थोड़ा सा कुछ के ध्यान दो, 2-3 का थोड़ा बात लिखना पड़ेगा। नीचे लिख दीजिए डैश देके, नीचे कोई बात नहीं, आराम से उतारो, कोई हड़बड़ा के नहीं चलना, कोई बात नहीं, उतार लीजिए, सब लोग उतार लो आराम से, जब लिख रहे हो तो आराम से लिखो, कोई बात नहीं। चलिए नीचे डैश देके लिख दो बहादुर शाह द्वितीय, अस्तार लगा के लिखना, सब इंपॉर्टेंट है। बहादुर शाह द्वितीय हुमायूं के मकबरा दिल्ली से पकड़े गए, बहादुर शाह द्वितीय हुमायूं के मकबरा दिल्ली से पकड़े गए और इन्हें बर्मा की राजधानी रंगून निर्वासित कर दिया गया, चलिए नीचे डैश लिख दीजिए नाना साहब का मूल नाम धोंधू पंत था। ए मराठा के अंतिम पेशवा किसका? वेरी गुड, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। इनके सलाहकार अलीमुल्ला खां दत्तक पुत्र थे। इनके सलाहकार अलीमुल्ला खां और
और कमांडर तात्या टोपे ब्रैकेट में रामचंद्र पांडुरंग थे। तात्या टोपे ब्रैकेट में रामचंद्र पांडुरंग थे। चलिए नीचे डैश लिख दो। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में और समाधि ग्वालियर में है। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में और समाधि ग्वालियर में है। नीचे डैश लिख दीजिए। लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका ब्रैकेट में मनुबाई था। नीचे डैश लिखिए। इनके पति गंगाधर राव थे। चलिए नीचे छोटा सा हेडिंग 1857 के विद्रोह की प्रकृति। 1857 के विद्रोह की प्रकृति। चलिए नीचे लिख दीजिए। पाला नंबर पूर्णतः सैनिक विद्रोह। डैश देखिए। जॉन लॉरेंस सीले और सेन। नीचे लिख दीजिए। राष्ट्रीय विद्रोह। देखिए वसीम जी कह रहा है कि सर लग रहा है कि सीमा बॉर्डर पर उतार दिया है। यहाँ पे लगे रहो युद्ध में एकदम अंतिम में तो बॉर्डर पर उतरना है जी। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली। नीचे लिख दीजिए। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टेलर और आउटरम। नीचे लिखो धर्म युद्ध आउटरम। नीचे लिखो धर्म युद्ध रिज। नीचे लिख दीजिए। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष। लिख दीजिए होम्स। नीचे लिख दीजिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। स्टार लगाना इंपॉर्टेंट ज्यादा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लिख दीजिए सावरकर। नीचे लिख दीजिए। न प्रथम न स्वतंत्रता न संग्राम। मजूमदार। चलिए नीचे हेडिंग दे दो। ब्रिटिश विदेश नीति। बस 3 देश पढ़े, एक क्वेश्चन पक्का। ब्रिटिश विदेश नीति पुस्तक जो नहीं है वही 1857 बाकी जो दोनों लिखा है वही सेम किताब है। ब्रिटिश विदेश नीति। नीचे हेडिंग दे दीजिए। ब्रिटिश विदेश नीति। पहला नंबर विदेश में कौन पढ़ेंगे? नेपाल। क्या नेपाल कब्जा किए? नहीं। अफगानिस्तान कब्जा किए? नहीं। केवल बर्मा कब्जा करे। तो लिख दीजिए नेपाल। नीचे लिख दो आंग्ल नेपाल युद्ध। कितने हुए? 1। आंग्ल नेपाल युद्ध। नीचे डैश लिख दो। 1814 में नल पानी का युद्ध ब्रैकेट में देहरादून। नल पानी भारत में है, उत्तराखंड में। 1814 में नल पानी का युद्ध ब्रैकेट में देहरादून में नेपाली सेना की हार हुई। गोरखा की हार हुई। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और नेपाल के राजा भीमसेन थापा थे। नीचे डबल स्टार लगा के बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 4 मार्च 1816 को नेपाल के साथ सुगौली की संधि हुई। जिसमें नेपाल की सीमा काली नदी से मेची नदी के बीच निर्धारित हुआ। नीचे स्टार लगा के लिख दो। सुगौली बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। एकदम बॉर्डर लाइन पर है। सुगौली से थोड़ा सा आगे पश्चिमी चंपारण शुरू हो जाता है। सुगौली बिहार के पूर्वी चंपारण में स्थित है। चलिए नीचे नेपाल के बाद हेडिंग क्या देंगे? बर्मा। लिख दीजिए बर्मा ब्रैकेट में म्यांमार। चलो बर्मा लिखाएंगे तो फिर तुम लोग पढ़ेगा नहीं। तो बर्मा और अफगानिस्तान से आगे फिर तुम लोग 6:30 होगा तो छुट्टी मांगने लगेगा। इसलिए 5 मिनट का गैप, फिर वर्ल्ड शुरू करेंगे। 7:30 तक पढ़ना है, समझ ले। तो इसलिए अरे वर्ल्ड इसमें करेंगे आपका, या फिर पूरा लिखा के छुट्टी दे दे जैसा बोल। अरे कितना लोग है कि पूरा लिखा के छुट्टी? याद उठाओ। ज्यादा थक गया सब ना। अच्छा कोई बात नहीं। तो कोई अरे हम तो ऐसे देखे कि 7:30 बजा दें, लेकिन इतना थकेगा तो होगा। अरे सुन लो इसमें। अच्छा कोई बात नहीं है, सुनो पहले। अरे आज छोड़ रहा है इसी सर पर, कल 8 बजे सवेरे से शुरू करेंगे। नाश्ता करके आओ, समझ लो। और अरे कल ये लिखवा दें। अच्छा चलो तो बर्मा लिख लो, अफगानिस्तान अगले दिन लिख। बर्मा लिख के छुट्टी। चल लिख फटाफट लिखो। हाँ लिखे। नीचे डैश देखे। कुल 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। बस बर्मा लिख लो, छुट्टी हो जाएगी। लिख कुल बर्मा म्यांमार। नीचे डैश लिख दो। कुल 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। जिसमें बर्मा पर अंग्रेज का अधिकार हुआ। काहे रे सवाने नहीं देगा लगता है बर्मा। जिसमें बर्मा पर अंग्रेज का अधिकार हुआ। लिखा गया सबसे। चलिए नीचे हेडिंग दो। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ब्रैकेट में 1824 से 26। नया बैच तुम 69 है। सोमवार से तुम लोग का आराम है। इन लोग को कष्ट। सोमवार से ठीक है। चलिए
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ब्रैकेट में 1824-26, नीचे लिख दीजिए, नीचे डैश देखिए, ब्रिटिश गवर्नर, आंग्ल बर्मा में एडीडी याद है ना, हाँ लिख दे, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट, खाली एडीडी भी याद रखेगा तो ए से वहां गेस हो जाएगा, चार को चॉइस देगा ना, एमहर्स्ट नहीं भी याद रहेगा तो कहेगा ये होगा, तो ए से कौन मार देगा, ठीक, कुत्तों में चल जाएगा। चलिए, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट ने बर्मा को हराकर 1826 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखना है, 1826 में यांडूब की संधि किया, यांडूब अंडरलाइन कर लेगा, यांडूब की संधि किया, जिसमें अराकान क्षेत्र, अराकान समझ गए बर्मा का पश्चिमी क्षेत्र हो गया, जिसमें अराकान क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार किया, और रंगून में ब्रिटिश रेजिडेंट रखा, रेजिडेंट का मतलब ब्रिटिश का प्रतिनिधि वहां रहेगा, पूरे बसा रहेगा, जिसको भेज। नीचे लिख दीजिए, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852-53, महाबदला की जरूरत नहीं है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852-53, नीचे लिख दीजिए, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी, सेनापति लेबर्ट, नीचे डैश तक लिख दीजिए, बर्मा की हार हुई, और निचले बर्मा क्षेत्र ब्रैकेट में पीगू क्षेत्र, वही रंगून था, निचले बर्मा क्षेत्र ब्रैकेट में पीगू क्षेत्र पर अंग्रेज का अधिकार, और नीचे लिख दीजिए, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-86, लिख दीजिए, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डफरिन ने पूरे बर्मा पर अधिकार किया, नीचे डैश लिख दो, 1935 के भारत शासन अधिनियम से 1937 में भारत से बर्मा अलग हुआ, आपसे पूछा जाएगा कि बर्मा कब अलग हुआ, तो 37, किस अधिनियम से अलग हुआ, तो 35, नीचे हेडिंग दे दो, अफगानिस्तान, लिख लो, खत्म हो जाएगा, बस 5 मिनट का तो सिस्टम खत्म करो, लिख दीजिए अफगानिस्तान में कुछ नहीं, छोटा 3 लड़ाई है, कुछ भारा नहीं, अफगानिस्तान, क्या अफगानिस्तान में कब्जा किया, नहीं, किसमें अंग्रेज हारा, तीसरा, पहला में तो त्रिकूट बना के गया था, तो नीचे लिख दीजिए अफगानिस्तान, नीचे लिख दो, आंग्ल अफगान 3 युद्ध हुए, नीचे डैश देखिए, अफगानिस्तान पर अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं हुआ, नीचे हेडिंग दो, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42, नीचे डैश तक लिख दो, शाह सूजा के समर्थन में ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, ऑकलैंड अंडरलाइन कर देगा, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा दोस्त मोहम्मद खान की हत्या, ये समझा तो कहानी याद ही होगा, दोस्त मोहम्मद मारा गया, अब बताओ हेड कौन बन गया, शाह सूजा, लेकिन शाह सूजा को पब्लिक रहने दिया नहीं, तब फिर दोस्त मोहम्मद के बेटा कौन है, अकबर खान, और तब ये कहानी हो गया, तो नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दें, डैश देखिए, शाह सूजा की मृत्यु के बाद दोस्त मोहम्मद के बेटे अकबर खां को अफगानिस्तान का अमीर बनाया, अरे शासक को अफगानिस्तान में अमीर कहते थे, तो अमीर बनाया। चलिए नीचे हेडिंग दो, द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80, 1878 से 80, डैश लिख दो, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, दोनों कर लोगे, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, इसमें दोनों गवर्नर रहे हैं, 80 में रिपन आ जाता है, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख दो, 1879 में डबल स्टार लगा देना, 1879 में गंडमक की संधि 1879 में अफगानिस्तान के साथ किया गया, जिसमें अफगान की विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन हो गए, और अफगानिस्तान में ब्रिटिश रेजिडेंट काबुल में स्थापित हुआ, जिसका प्रधान मेजर केविन गरी को बनाया गया, केविन गरी
केविन गरी को बनाया गया। तो गणमक संधि इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर हम लोग सुने केविन गरी रहा, इसको भी मार दिया और तब फिर इतने सब लोग बदलते रहे, कोई रूस के पक्ष में, कोई जो है अफगान के पक्ष में, ये चलते रहे। नीचे अब नीचे हेडिंग दे दो, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919। 1919 उल्टा हुआ, अब अंग्रेज हमला नहीं किया, अफगानिस्तान ने अंग्रेज पर हमला किया। इसमें उल्टा है, इसमें अफगानिस्तान अंग्रेज पर हमला किया। अंग्रेज कहा कि भाई हम लफड़ा नहीं लेंगे, विदेश नीति तुम अपना समझो और हमारा सीमा निर्धारित कर दो। कौन सा सीमा? डुरंड रेखा। तो नीचे डैश लिख दो, लिखे ब्रिटिश वायसराय, ब्रिटिश वायसराय चेम्सफोर्ड थे, ब्रिटिश वायसराय चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड थे। नीचे डैश लिखे, इस युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई, इस युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई और अफगानिस्तान में स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित हुआ, और अफगानिस्तान में स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित हुआ, स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित हुआ, स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित हुआ तथा ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच, ब्रिटिश और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, सीमा रेखा डुरंड रेखा, डुरंड रेखा निर्धारित किया गया, डुरंड रेखा निर्धारित किया गया, डुरंड रेखा निर्धारित किया गया। तो अब ये बताइए, ये अफगानिस्तान तक खत्म। अब मेन शुरू कल है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सुबह कितने बजे से? 8 बजे से, एकदम 8 AM पहुंच जाना। 10 तक नहीं, अरे 9 कर देते हैं, चल 9, खा पी के 9 बजे आओ, 9 बजे हो जाएगा। अरे हमको आने में 1.5 घंटा लगता है, समझ लो हम 7:30 में चल देंगे, हम भी तो 7:30 में चलेंगे। हाँ अच्छा चलो, 9 लिख रहा है तो 9:15 हो जाएगा, 10 लिखोगे तो 10:30 हो जाएगा। अरे सुन लो, पहले कल सुपर संडे बनाएंगे, मजेदार एकदम जबरदस्त चलेगा। और अरे कल आप लोग का पूरा सिस्टम, कल इसमें हिस्ट्री कल मैंने रखेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हमको लगता है कल से शुरू ही कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, 2-3 दिन में आपका सरस्वती पूजा तक भी अगर हिस्ट्री लगभग हो गया तो फिर वर्ल्ड के साथ फिर ज्योग्राफी तो दुआ कर ही लेंगे, फिर दिक्कत नहीं है। अब कल पीडीएफ लिखा भी दिया तो पीडीएफ पे 4 लगाएगा, पीडीएफ क्या करेंगे। चलिए आज क्लास यहीं तक, कल का क्लास सुबह 9 बजे से।